गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। हमेशा की तरह बच्चों, जैसे कि हम लगभग सारे चैप्टर पढ़ते हैं, तो बच्चा इशारा भी कर रहा है कि जो चैप्टर का नाम बना है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, एक रूरल और एक डेवलपमेंट। और हमें बात करनी है ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट। जो भारत है ना बच्चों, भारत की इमेजिनेशन अगर आप करते हो तो भारत की जो रूट्स है वो रूट्स है रूरल एरिया। और अगर आप भारत की हाइपर ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको रूट्स पे काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा? और भारत की रूट्स क्या है? भारत का रूरल एरिया। कौन सा एरिया? जहां पे ज्यादातर लोग अपनी जीविका चलाते हैं। और रूरल एरिया में ही बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को फिलअप करने की ही बात इस चैप्टर में की गई है। और आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक अंदाजा लगेगा कि क्या क्या कमियां भारत के रूरल एरिया में जिनसे भारत बनता है, और उनको कैसे कैसे सही किया जा सकता है। नमन भैया, जिस रूरल एरिया की बात कर रहे हो, शायद आप उस रूरल एरिया की बात कर रहे हो कि जहां पे हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिस सोर्स के ऊपर अपनी लिवलीहुड के लिए डिपेंड रहती है। हाँ, मैं उसी रूरल एरिया की बात कर रहा हूं कि जहां पे हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो फिर तो बहुत सिंपल है ना। बहुत सिंपल ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्या कर दे, हम ग्रो कर दे, तो जो हमारी जो रूट्स है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कराना ही भारत की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, क्योंकि एक किसान को केवल वो जो किसानी करता है उसके रिगार्डिंग ही नहीं, उसे और भी चीजें चाहिए जो उसे क्या बना सके? स्ट्रॉन्ग बना सके। नमन भैया, आप ये बताओ, हमने ना इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला भी चैप्टर पढ़ के आए 1991 सिंस 1991 से, यस और नो? आपने उसके बाद ये चैप्टर क्यों पढ़ा है? बाकी और भी पढ़ा सकते थे बेटा, बिकॉज हमने अभी लास्ट में वहां पे डिस्कस करके आए हैं कि वहां पे ऑल टुगेदर किसको इग्नोर किया गया है? एग्रीकल्चर को। किसको इग्नोर किया गया है? एग्रीकल्चर की तो वहां पे बात की नहीं है ना। वहां पे तो सेकेंडरी सेक्टर की और बहुत कम बातें की गई है, टर्शरी सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की। तो फिर जिसको ऑल टुगेदर इग्नोर किया गया था उसी को अभी हमें पढ़ना है कि उसको हम मजबूत कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं और कैसे कैसे उसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। से यस और नो? तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना चालू करता हूं और वन बाय वन चीजें आपको बताता हूं कि रूरल डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना ही रूरल डेवलपमेंट नहीं होता। अगर मैं शुरू करने से पहले अगर मैं बच्चों फिर एक बेसिक सा आइडिया अगर आपको दूं कि नमन भैया आप ये बताइएगा हमें कि कौन सी ऐसी चीजें रहेगी जिनसे हमारे रूरल एरिया का क्या हो सकता है? डेवलपमेंट हो सकता है। बेटा, रूरल एरिया में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रा में सारी चीजें कवर हो जाएगी। हमें कॉलेजेस भी चाहिए, स्कूल्स भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, हमें वहां पे प्रोसेसिंग सिस्टम भी चाहिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम भी चाहिए, हमें बैंकिंग सेक्टर भी चाहिए वहां पे। बिकॉज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फसल को बोने से लेकर के और फसल को काटने के समय तक जो बीच में जो टाइम गैप रहता है, उनको बड़ी दिक्कतें फेस करनी होती है कि वो पैसा कहां से लेके आए अपनी डे टू डे लाइफ को रन करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने किस में लगाया होता है? वो फसल को तैयार करने में लगाया होता है। और भी दिक्कतें हैं। जैसे मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूं तो बहुत सारी दिक्कतें ये है कि हमने अच्छी फसल क्या कर ली? तैयार कर ली, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। और हमें उन कारणों की वजह से, क्योंकि हम अपनी फसल को स्टोर करके नहीं रख सकते, तो हमें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है फार्मर को। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस सेल क्या होती है कि बिकॉज हमारे पास क्या नहीं है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है। या तो अपने घर में हम ही रहेंगे, या जो फसल हमने तैयार करी है, हाँ,
हम रहेंगे तो वो बाहर रहेगी, और वो अंदर है तो हमें बाहर आना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, हमें तो अंदर ही रहना पड़ेगा अपने घर में। तो जल्दबाजी में हम जो क्या करते हैं, मतलब परेशान होकर के जो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस सेल। और डिस्ट्रेस सेल में यकीन नहीं मानोगे बच्चों आप, फार्मर को बहुत अप टू द मार्क क्या नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। हर एक इंसान आज के टाइम में तो ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं, सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि अगर उसे इमीडिएटली बेचनी पड़ जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि फार्मर महंगे प्राइस में, यानी कि महंगे भी ना बोलो तो सही दाम में बेच पाएगा, या सामने वाला उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? एक्सप्लॉइट कर सकता है, बिकॉज उसके सामने मजबूरी है कि या तो घर में वो रहेगा या तो उसकी फसल रहेगी, और क्योंकि उसने चुना है अपने आप को घर पे रुकाना, ठीक है ना, तो दैट्स वाई उसको मजबूरी में ना चाहते हुए भी सस्ते रेट में बेचना पड़ रहा है। तो इस तरह की भी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। हमें जो गांव वाले जो एरियाज है, उन्हें किससे कनेक्ट करने होंगे? शहरों से कनेक्ट करने होंगे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए, डायरेक्ट सप्लाई हो सके। सही है नो? और पूरा हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम चाहिए। हमें ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पड़ेंगे गांव में, कि जहां पे जो लोग केवल और केवल, जो किसान केवल और केवल कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी है, उससे वो निकल करके अपनी क्रॉप को क्या कर सके, और पूरे सिस्टम को क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके। डाइवर्सिफिकेशन केवल बिजनेस में पढ़ते तो अच्छा नहीं लगता, डाइवर्सिफिकेशन अगर फार्मिंग में भी हो तो फार्मर के लिए क्या हो सकता है, एक बेहतर सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए जनरेट हो सकता है। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर लोग जो एक खेती करते हैं, एक चीज की खेती करते हैं, अधिकतर लोग उसी में ही क्या करते हैं, मतलब अपनी गुजर बसर करते हैं, अपनी जो जीविका होती है, जो लिविंग है, वो अर्न करते हैं। जबकि आपने देखा होगा कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है दूर दराज के इलाकों में भी, कि कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल फार्मिंग से हट करके कुछ तो नई चीजों में क्या किया, नई चीजों का प्रोडक्शन करना चालू किया, और वो एक अच्छी खासी इनकम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं, वहां पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गेहूं और गन्ने की खेती करते हैं। सही है सुनो? ज्यादातर लोग जो करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, जो वेजिटेबल्स वगैरह क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या करते हैं, इन्वॉल्व है, क्या वो अच्छा पैसा नहीं बना रहे? है ना? अच्छी क्वालिटी के जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस करके, जिनका एक्सपोर्ट भी होता है, या बाकी दूसरी बहुत सारी चीजों में काम में आते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने में काम में आते हैं, या बाकी आपके शादी ब्याह में भी चलते हैं, ठीक है ना, डेकोरेशन वगैरह के लिए चलते हैं। तो अच्छी अच्छी जो क्वालिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, वो प्रोड्यूस करके वो अच्छा पैसा बना भी रहे हैं। बात यह है कि इसकी अवेयरनेस लोगों को है या नहीं है। वो डरते क्यों है ट्रेडिशनल को छोड़ने से? बिकॉज गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इनिशिएट लेना चाहिए कि गांव गांव में क्या खोलने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उनसे हट करके भी लोग कोई ऑप्शंस क्या कर सके, डिस्कवर कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो इन चीजों की जरूरत है। हमें अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उन्हें क्या करना होगा, उनकी उनकी जो जो ह्यूमन कैपिटल है, उसे उसमें प्रोसेस लगा करके हमें उनकी ह्यूमन कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि लोग क्या हो, नए नए तरीके निकाले, है ना, जहां पे वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, प्रोडक्शन को बढ़ा सके, कॉस्ट को कम कर सके, मार्केट प्रॉब्लम को, जो मार्केट गैप है, उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो बहुत सारे एरियाज में हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इंफ्रा के फील्ड में हमें काम करना पड़ेगा, है ना। अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, बैंकिंग एक्सेस देना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, लोगों को। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हमें क्या करना होगा, काम करना होगा, जहां पे हम प्रोसेसिंग कर सके, सॉर्टिंग कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, वेयर हाउसिंग हो प्रॉपर प्रॉपर। तो इन सारे फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जब भी आप रूरल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, और जब भी आप भारत की तरक्की की बात कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेट जो रियल इंडिया है ना, जो रियल इंडिया है, वो भारत के गांवों में बसता है ना, जो एक बैकबोन का काम करता है। किसका काम करता है? भारत की बैकबोन का काम करता है। बिकॉज फूड सप्लाई जितनी भी होती है हमारी, वो अर्बन एरिया से नहीं होती है, वो कहां से होती है, रूरल एरिया से होती है। और अगर मैं बात करूं खासकर किसकी, रॉ मटेरियल की, जो बेस में जो चीजें चलती है,
वो सब रूरल एरिया से क्या होती है, सप्लाई होती है, तो उन्हें हमें बूस्ट अप करना है, तो ही हम मेक श्योर कर सकते हैं कि भारत का डेवलपमेंट हो रहा है या रूरल का डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चीजें चल रही है, जहां पे हम ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद देखा 1952, फिर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, उसमें सारी चीजें देखी हमने कि क्या क्या हमने रिफॉर्म्स किए। अब जो सेक्टर नेग्लेक्टेड था अब उसको कवर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? और ये हमारा मतलब जो सीक्वेंस वाइज, मतलब अगर हम देखें तो 5th चैप्टर है। आप चैप्टर के नाम एक बार बुलवाएंगे? हाँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा इंडियन इकोनॉमी 1952 1990। तीसरे नंबर पे हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया था। चौथे नंबर पे इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। और ये 5वां चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। आउट ऑफ 8 चैप्टर इट इज अ 5th चैप्टर। इसके बाद हमारे 3 चैप्टर रह जाएंगे। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है। अब बिना किसी भूमिका के साथ जो थी वो मैं बना चुका हूं, अब शुरू करता हूं इसका टेक्स्ट पढ़ना। आपको इसका एक बेस मिल गया है, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना? चलो जी। इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज। भारत में जो ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां पे बसते हैं? रूरल एरियाज में बसते हैं। क्यों अदिति? कहां पे बसते हैं? रूरल एरियाज में। वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जहां पे उनको जो बेसिक नेसेसिटीज होती है लाइफ की, उनका भी एक्सेस नहीं मिल पाता। काश अगर ऐसा होता तो अदिति को आज इधर ना आना पड़ता। से नो, कितनी परेशानी होती है, मलिक साहब को ना आना पड़ता हमारे पास। वो बात अलग है कि मलिक साहब कहीं और भी जाते होंगे, खैर वो एक अलग मुद्दा है। हाँ जी, मलिक साहब को ना आना पड़ता हमारे यहाँ, है ना? कभी मलिक साहब से पूछ के देखो, गांव से पहले बाहर आना पड़ता है पैदल 3-4 किलोमीटर, और उसके बाद भी बस मिले या ना मिले उसके बाद यहाँ पे आना होता है। और यहाँ पे अपने आप में सर्दी में आना बहुत चैलेंज होता है, तो इसलिए कभी कभी दिखाई देते मलिक साहब हमारे यहाँ। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि गांव में बहुत सारी क्या नहीं होती है, जो बेसिक नेसेसिटी, एजुकेशन बच्चों क्या है? बेसिक नेसेसिटी है। और अगर गांव के बच्चों को अगर तुम देखोगे, अगर वो नहीं मिल पा रही है, जो कि नहीं मिल पा रही है ना, तो आने वाली जनरेशन सोच सकते हो, है ना, कि कितने अंधेरे में है। और हम बात करते हैं भारत के डेवलपमेंट की। कैसे होगा भारत का डेवलपमेंट? जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा। ज्यादातर जनता कहीं पे बसती है, हाँ, where they do not have access to the basic necessities of life, यहाँ पे उनकी लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज है उनका भी उनके पास एक्सेस नहीं होता। कह रहे अराउंड 22% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये लाइन मेरे को ज्यादा समझानी ना पड़ती अगर पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ाया होता आपको, खैर वो सिलेबस से हट गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पे बताता हूं। कह रहे आज भी 22% से ज्यादा जनता या उसके आसपास पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन क्या करती है? यापन करती है। मतलब अगर हमारे देश के अंदर ऐसा ये बोल रहा है, ये नंबर ये बोल रहे हैं कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से लगभग 22 लोग अपना जो जीवन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन क्या करते हैं? चलाते हैं, है ना? जहां पे उन्हें उनकी जो जो बिल्कुल जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको भी पता नहीं कितनी मिन्नतों के बाद, कितनी शिद्दत के बाद क्या करनी पड़ती है, अपनी वे जरूरतें पूरी करनी होती है। मतलब कोई ठिकाना नहीं है कि आज तुम्हें खाना मिल भी पाएगा या नहीं भी मिल पाएगा, ठीक है ना? हम तो फिर भी बहुत खुश नसीब है, बहुत खुशकिस्मत है कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं और सारी चीजों का लगभग लगभग आपको एक्सेस मिला है ना? एक बार उन लोगों के बारे में सोचेगा कि जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती, ठीक है ना? सो रियल प्रोग्रेस इन इंडिया इज पॉसिबल। तो वाकई में अगर आप भारत की तरक्की चाहते हो तो वो पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल आर डेवलप। जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे और रूरल पीपल डेवलप होंगे, सो दैट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव, ताकि हम भारत की तरक्की को क्या कर सके? अचीव कर सके। सवाल ये है नमन भैया, फिर बताओ फॉर्मल तरीके से बताओ, बेसिक तो हमें आइडिया लग गया कि क्या आप बात करना चाहते हो इस चैप्टर में। आप ये बताओ रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? देख लो, रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ये कोई एक्टिविटी तो है नहीं, प्रोसेस। ये एक क्या है? प्रोसेस है। नमन भैया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बच्चे ही बता देंगे।
हाँ, एक्टिविटी क्या होती है, वन टाइम होती है, और प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होती है। तो भाई अगर रूरल का डेवलपमेंट करना है, आपको रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो कोई एक बार एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, बार बार और हर बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है ना। तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ इम्प्रूविंग, जहां पे आप किसकी बात करते हो, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लोग अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं, जो लाइफ जो जी रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना, इंप्रूव करना। बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल केवल और केवल क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ऑपरेट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर को ही स्ट्रॉन्ग करके खाली बात बनेगी। उनको एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी आपको क्या करना पड़ेगा, एरियाज में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नो डाउट कि एग्रीकल्चर तो इंटीग्रल पार्ट है, उसमें तो आपको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, उसमें तो चीजों को आपको सुधारना ही पड़ेगा, है ना, उसमें तो रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे आपको। बाकी चीजों का भी जो बेसिक एमिनिटीज है जो लोगों को लगती है उधर रूरल एरियाज में, वो भी आपको सफिशिएंटली और या एडिक्वेटली आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिससे कि उनका क्या हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो, जो वो लिविंग स्टैंडर्ड जो एंजॉय कर रहे हैं वो क्या हो सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो सके, ठीक है ना। तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग जी रहे हैं उसको इंप्रूव करने की बात करते हैं, और लोगों के इकोनॉमिक वेलबींग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लोग खुश भी हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इंप्रूव हो, लोग खुश भी हो, और मॉनेटरी टर्म्स में भी बात कर रहे हैं कि जहां पे उनका इकोनॉमिक वेलबींग हो। कौन सा वेलबींग हो, खाली वेलबींग, खाली खुश ना हो, इकोनॉमिक वेलबींग माने वो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज से वो पूरी होती है, किससे होती है बेसिक रिक्वायरमेंट, पैसे से, है ना, फंड से, वो फंड्स भी वो कमा पा रहे हैं सफिशिएंट, है ना। तो वंस अगेन रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे क्या होता है, प्रोसेस किसकी होती है, प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की प्रोसेस, एंड साथ में जो उनका इकोनॉमिक वेलबींग है, ठीक है ना, ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, यहाँ पे उसकी बात की गई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रूरल डेवलपमेंट। नटशेल में आप क्या बोलोगे कि रूरल डेवलपमेंट में दो चीजों की बात की, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात की गई है, दूसरा इकोनॉमिक वेलबींग की बात, है ना, जहां पे ये दोनों चीजें होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खाली किसकी ही बात नहीं करेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, बट इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स, इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स आते हैं विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, जिनसे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो क्या हो, इंप्रूव हो। अच्छा, केवल अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, केवल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, शायद 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 लोगों का इकोनॉमिक वेलबींग हो, क्या हो, पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन अगर हम साथ में हेल्थ फैसिलिटीज की भी बात करते हैं, अगर हम एजुकेशनल फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो क्या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या इंप्रूव नहीं होगी, क्या बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो खाली रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर को ग्रो करो, बाकी चीजों की भी बात की है, हेल्थ की भी बात की, इंफ्रा की भी बात की है, एजुकेशन की भी बात की है, ट्रेनिंग सेंटर्स की भी बात की है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की भी बात की है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की भी बात की गई है, ठीक है ना। और सवाल अगर वो आपसे पूछे कि बताओ रूरल एरिया में आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोसेस क्या है, तो उस केस में बच्चों जो भी मैंने आपको अभी बोला वो आप लिख सकते हो कि इन इन एरियाज में हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। से यस और नो, हाँ तो बोलो ना। पहला और दूसरा बुलेट एक बार पढ़ना किसका, रूरल डेवलपमेंट का, तो आगे चले फिर। चीजें समझ में आती है आपको। थर्ड बुलेट इज इट एम्स एट इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। कह रहे हैं कि इनका मकसद है, किसका मकसद, रूरल डेवलपमेंट का मकसद है कि ताकि हम क्या करा सके, किसको इंप्रूव करा सके, जो इकोनॉमिक और जो सोशल कंडीशन है। इकोनॉमिक कंडीशन किसकी फॉर्म में, विटामिन एम की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, और साथ में उनकी जो सोशल कंडीशन है, और सोशल कंडीशन किन से मिलकर के बनती है, उसकी हेल्थ से मिलकर के बनती है, उसकी एजुकेशन से मिलकर के बनती है, जो लाइफ के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज लगती है
है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह, इन सब से मिल करके, ठीक है ना, तो उनसे सोशल कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे किसको इंप्रूव करने की बात की गई है, इकोनॉमिक कंडीशन को भी, और इकोनॉमिक कंडीशन तो इकोनॉमिक वेलबींग से रिलेट करती है, और सोशल कंडीशन क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेट करती है, ठीक है ना, ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो लोग कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, कई बार बच्चे इसका बहुत जनरल सा आंसर लिखते हैं, है ना, लेकिन वो जनरल आंसर थोड़े से अगर उनके लिए शब्द अगर आप सही यूज कर लेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। वो छोटा सा टॉपिक है, बच्चे छोड़ देते हैं, बोले कुछ नहीं है। और ये वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किन किन एरियाज में आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप ये मेक श्योर कर सको कि रूरल एरिया का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। तो ये वही है, सम ऑफ द एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे है विच आर चैलेंजिंग, जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव, और वहां पे हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, ठीक है ना, फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूड, ताकि हम क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। उनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हमें किसको डेवलप करना होगा। अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज मैं आपको क्या पढ़ा के आया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा के आया है ना। हमें ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की जरूरत है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत है, हमें कॉलेजेस, स्कूल्स बनाने की जरूरत है, हमें रोड्स बनाने की जरूरत है ना, हमें वेयर हाउस बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। उन रोड्स को, जो मेन जो हमारी रोड्स है उनसे लिंक करने की क्या है, जरूरत है, और भी तमाम चीजें, है ना, फैक्ट्रीज वगैरह, ताकि वहीं पे चीजें क्या हो सके, प्रोसेस हो सके, उनकी जरूरत है। ये सब चीजें किस में आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स, हमें क्या करने पड़ेंगे, इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो, जब हमने लैंड रिफॉर्म किए थे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। लोगों के पास जो कम कम जमीनें हैं, बहुत कम कम जो जमीनें हैं, ठीक है ना, उनको क्या करने की जरूरत है, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। जो फ्रेगमेंटेड लैंड है उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। आज भी बहुत सारे बच्चों लोग इसलिए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स का अपनी लैंड वगैरह में यूज नहीं कर पाते, बिकॉज उनकी लैंड क्या है, फ्रेगमेंटेड है, एक यहाँ है तो एक वहां है, तो उनमें लैंड रिफॉर्म्स हमें, या बाकी दूसरे भी किसी भी प्रकार से अगर हालत में सुधार किया जा सकता है तो वो करना चाहिए। नेक्स्ट है एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, हमें क्या करना है, जो गरीबी है, गरीबी को एलिविएट करना है, मतलब उसे क्या करना है, काम करना है, इनफैक्ट खत्म करना है। खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम करने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सरकार को बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, बहुत सारे है भी बच्चों, बहुत सारे है भी। आप अगर देखोगे तो पॉवर्टी चैप्टर में दिए हुए हैं वो, है ना, सिलेबस का तो नहीं पार्ट है लेकिन देखने में तो कुछ जाता नहीं है। बहुत सारे वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है, जहाँ पे सरकार क्या करती है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको वेजेस वगैरह वाले कुछ ऐसे प्रोग्राम चला के रखे गवर्नमेंट ने, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को रोजगार दिलाने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, या बाकी जो तमाम चीजें जो भी उधर एरिया की क्या है, एरिया टू एरिया क्या करती है, जो भी चीज लगती है, जो भी नीड लगती है, वो तमाम चीजें वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या किए जाए, जनरेट किए जाए, प्रोड्यूस किए जाए, ठीक है ना, डेवलप किए जाए। तो ये 4-5 हेडिंग है, इन्हें आप ऐसे, मतलब जो जनरल सी जो दिक्कतें हैं उनको थोड़े से एग्जैक्ट शब्दों में पिरो करके आप लिख सकते हो कि क्या किया जाए। एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, इंफ्रा डेवलप किया जाए, लैंड रिफॉर्म्स किए जाए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए जाए, और बाकी के जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो क्या किए जाए, डेवलप किए जाए। नमन भैया प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से मतलब क्या है, कोई फैक्ट्री जैसे लगा दी जाए तो वो क्या है, अपने आप में प्रोडक्टिव रिसोर्स है, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करेगी, है ना। उससे चीजें वहीं पे ही, जो चीजें जाकर के शहरों में होती है जिसकी वजह से किसानों को सस्ते रेट में बेचना पड़ जाता है, बिकॉज उनके वहां पे वो फैसिलिटी नहीं है, उधर ही प्रोसेसिंग सेंटर खुलेंगे तो क्या होगा बच्चों, वहीं पे रॉ मटेरियल वो प्रोसेस हो करके आगे अच्छे से उसे हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, उसको देखते हैं, रूरल क्रेडिट। क्योंकि फसल चालू करने से और फसल को काटने तक का एक काफी लेंथी पीरियड होता है। जैसे अगर गन्ने की खेती की बात करें तो आई थिंक कितने महीने की होती है, 4-5 महीने की होती है पूरी फसल। कितने महीने की होती है भाई,
हाँ जी, 5 से 6 महीने की फसल होती है। गेहूं की फसल की बात करें तो लगभग 3 महीने की फसल होती है ना। मेरे ख्याल ये कब से चालू होती है, दिसंबर से चालू होती है, नवंबर दिसंबर से चालू होती है, और दिसंबर से चालू होती है लगभग, है ना, हमारे एरिया में। और कब तक जाती है, मार्च और अप्रैल तक। मार्च में हो जाता है ना। ज्यादातर लोग क्या, मतलब टाइमिंग वो डिपेंड करता है कि लोग किस एरिया में रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे खत्म होती है ना, खेती क्या होती है, हम वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किसकी, गेहूं की। तो कटाई कहाँ पे चालू होती है, पंजाब में चालू होती है। तो एरिया टू एरिया क्या करती है, वो डिफर करती है, वेरी करती है, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि एक बड़ा टाइम गैप रहता है। क्या रहता है भाई, सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चे यहाँ पे बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, बिजनेस पढ़ते भी है, बिजनेस को सुनते भी है, बिजनेस को जीते भी है। हर एक बच्चा किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। बेटा एक हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है, जिसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं, लेकिन हमें डे टू डे क्या भी चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है। और जिन बच्चों ने नहीं फिर भी सुना, तो बिजनेस स्टडीज के अभी 2 चैप्टर रह रहे हैं, उनकी चर्चा हम वहां पे करने वाले हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि फिक्स पैसा जो इन्वेस्टमेंट लगानी होती है वो तो लगती है, डे टू डे खर्चे भी हमें क्या करने होते हैं, इनकर करने होते हैं, है ना, ताकि हम क्या कर सके, अपनी लाइफ को भी मेंटेन कर सके, बाकी जो हमारी जो लैंड है उसकी भी फर्टिलिटी को मेंटेन कर सके, और फसल को हम क्या करके रख सके, मेंटेन करके रख सके। अब सारा पैसा तो इंसान ने, किसान ने किस में लगा दिया, फसल में लगा दिया, तो फिर वो डे टू डे खर्चे कैसे पूरा करेगा। तो हमें बहुत जरूरत है बच्चों किसकी, फंड्स की। कोई तो एक ऐसा सिस्टम हो जहां से हमें क्या मिल जाए, फंड्स मिल जाए। और गांव वगैरह में बड़ी दिक्कतें है, क्योंकि एक तो बैंक्स का अभी तो फिर भी होने लगा एक्सेस, है ना, लेकिन अगर आज से तुम 10 साल पहले की भी बात करो तो बड़ी दिक्कतें थी। अब तो जो ठीक ठाक गांव है उनमें बैंकिंग चैनल्स पहुंच गए, जो फॉर्मल चैनल्स है। अदरवाइज जो लोकल लोग होते थे, जो रूरल एरिया के जो लोग होते थे, उन्हें किस पे डिपेंड होना पड़ता था, जो, हाँ, जो प्राइवेट सोर्सेज होते हैं, जिनको बोलते हैं हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं तो आपने। 2 चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, 2 सोर्सेज पढ़ेंगे। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, या जिनको फॉर्मल सोर्सेज बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी कि इनफॉर्मल। फॉर्मल में, इंस्टीट्यूशनल में तो कौन आ जाएगा, बैंकिंग वगैरह ये सब आ जाएंगे, और बाकी मनी लैंडर्स हुए, रिच लैंडलॉर्ड हुए, एजेंट वगैरह हुए, है ना, तो ये सब कौन आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल। और ये यहाँ पे बड़ी दिक्कतें थी कि एक तो चीटिंग भी होती थी लोगों के साथ, और दूसरा बहुत हाई रेट होता था किसका, इंटरेस्ट का। और अगर आप क्या नहीं कर पा रहे होते थे, रीपे नहीं कर पा रहे होते थे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपकी जो, आपने जो कोलेटरल रखवाया था, कोलेटरल समझते हो सारे बच्चे, मतलब जो गिरवी रखवाया था आपने, वो आपके हाथ से गई प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। हालांकि फॉर्मल के भी अपने चैलेंजेस है। फॉर्मल में बहुत ज्यादा क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है, आपको पेपर्स पूरे करने पड़ेंगे, आपको इनकम टैक्स रिटर्न मेंटेन करनी पड़ेगी, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, है ना, आपने, आपकी प्रॉपर सिविल स्कोर आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए आपका, उससे ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है। आपको और भी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करनी होती है। हालांकि इंटरेस्ट रेट क्या होता है उसमें कम होता है, लेकिन फॉर्मेलिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इनके बारे में पढ़ना है। बात करते किसकी, रूरल क्रेडिट की। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ क्रेडिट। कह रहे कि एग्रीकल्चर में फार्मर को बहुत सख्त जरूरत है किसकी, क्रेडिट की, उधार की जरूरत है। ड्यू टू द लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप को, यानी कि पैसे के जाने से पैसे के आने तक का जो मीन टाइम है, वो जो गैप होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। पैसा जाएगा कब, जब फार्मर, जब सीड्स लेके आएगा, क्या लेके आएगा, पैसा जा रहा है। और दिक्कत ये नहीं है कि 6 महीने में, आयुष, दिक्कत ये नहीं कि 6 महीने में फसल तैयार हो जाए तो पैसा आ जाएगा। आप देखो भारत में, है ना, किसानों को धरने देने पड़ते हैं अपना ही पैसा रिकवर करने के लिए मिल से, सही है, सुनो। और कई बार ये प्रोसेस में बच्चों ही 6 महीने की तो फसल होती है, ना जाने एक फसल 2 फसल जाके आके भी चली गई, है ना, और अगला बंदा तुम्हारे ही पैसे का ब्याज खा रहा है। तुम्हें समझा मैं क्या बोला, पैसा किसका, किसान का, और रखा किसने रोक के, मिल वाले ने। मिल वाला उसका क्या कर रहा है, सुनो, उसने ऐसा तो नहीं किया ना
कि तुम्हारे से माल लेकर के वो उसके वेयर हाउस में रखा है तो उसकी भी कॉस्ट आ रही है, तो तुम्हारे दिल को थोड़ी ठंडक है कि चल हमारा ही माल इसके पास सिक्योरिटी में रखा है। उसने तो बराबर से प्रोडक्शन किया ना, उसने तो शुगर बनाई ना, मार्केट में बिकी ना, पैसा आ गया ना, पैसा यूज कर रहा है ना। किसका पैसा है? किसान का। यूज कौन कर रहा है ना? वो तो उसके ब्याज का पैसा क्या कर रहा है? कमा रहा है। Yes or no? तो ये प्रॉब्लम है। कई बार ये प्रोसेस में 2-2 साल लग जाते हैं और लोगों को बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने पड़ जाते हैं अपने ही पैसे की रिकवरी कर। भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। अपना पैसा मांगने के लिए आपको, जहां पे इज्जत के साथ आपको हमने माल दिया है, उसी के लिए क्या करना पड़ रहा है? आपके सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। Yes or no? तो इस तरह की प्रॉब्लम है बच्चों। ये टाइम गैप है ना, टाइम गैप मात्र 6 महीने का नहीं है, ये टाइम गैप 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। क्योंकि हम बात इसकी नहीं कर रहे, फसल को बोने से लेकर के फसल को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, पैसा जाने से लेकर के पैसा आने की बात कर रहे हैं। तो भाई अपने बाल बच्चे तो नहीं भी पालने अपने, Yes or no? ठीक है ना। और बेटा अगर किसानों के, तुम्हें क्या लगता है, चलो हम जिस एरिया में रहते हैं बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है और बहुत ज्यादा बैकवर्ड भी नहीं है, एक हाँ ठीक है, अच्छा है। बाकी आसपास के कंपैरिजन में देखोगे तो इनफैक्ट मुझे शामली तो गंदा सा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आधे लोगों की तो जिंदगी उधर ट्रैफिक में निकल जाती है, ठीक है ना। हम तो फिर भी बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं। हाँ जी, सुनो ना, शाहपुर के भी हालचाल कुछ अभी ठीक ठाक हुए हैं, अदरवाइज बैकवर्ड से इलाका है, ठीक है ना। अभी तो फिर भी कुछ ठीक हो गए। हाँ जी, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि इसकी मैं आपको बात कर रहा था कि हाँ हम जिस एरिया में रहते हैं, कि जिस एरिया में मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। नहीं किस बारे में, मैं वही तो भूल गया कि मैं क्या बोलने वाला था, वो बीच में कोई और तो बात चल रही। चलो याद आएगा तो फिर बताऊंगा। हाँ जी, तो बच्चों उसके पहले मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा था, अगर उस बात को मेरे थोड़े माइंड में, उससे भी पहले एक काम करो, छोड़ो जान तो, सुनो चलो याद आएगी तो बताऊंगा, पता नहीं माइंड से निकल गया पॉइंट क्या बताने वाला था मैं आपको। हाँ जी, तो बात कर रहे हैं हम किसकी, रूरल क्रेडिट की। तो कम टू द पॉइंट, बीच में से एक पॉइंट की कूदी मार के, बिकॉज मेरे माइंड से निकल गया पॉइंट, मैं क्या बोलने वाला था, क्या बताने वाला था आपको। कम टू द पॉइंट, वापस से आते हैं कि एक टाइम गैप रहता है कि पैसे के जाने से लेकर के पैसे के आने तक, ठीक है ना। तो उसमें हमें मेन टाइम में क्या चाहिए, पैसा चाहिए होता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए। सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो क्रेडिट क्या होता है बच्चों, एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विच कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो किस में कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। यार एक एफिशिएंट और इफेक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव मतलब टाइम से पैसा मिल जाए, टाइम से पैसा मिल जाए मतलब इफेक्टिव, और कॉस्ट कम आए, यानी कि बहुत महंगे में आपको क्या ना मिले, बहुत महंगे ब्याज के साथ आपको पैसा ना मिले। तो इफेक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव, है ना। इफेक्टिव का मतलब टाइम से मिल जाए और एफिशिएंट का मतलब वाजिब रेट पे मिल जाए, ठीक है ना। तो एक ऐसा जो डिलीवरी सिस्टम है, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत जरूरी है फॉर रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। किसको इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और इनकम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। बिकॉज अल्टीमेटली इंसान पैसे से क्या बनाता है, पैसा बनाता है ना। अगर वो रोटेशन में रखता है उसे, अगर तुमने उसे उठा करके अपनी अलमारी में रखा है तो वो नॉन जनरेटिंग एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और उसमें आपको लॉस होगा। नमन भैया कैसी बातें करते हो आप, लॉस होगा बेटा, लॉस होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन वो चीज है जो आपकी परचेजिंग पावर को क्या कर रही है, कम कर रही है। वेरी गुड, बिकॉज आज का 1 रुपया 1 साल बाद के 1 रुपए के बराबर नहीं होगा। जो बच्चों ने बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से क्या पढ़ा है, इंडेक्स नंबर पढ़ा है, उन बच्चों को पता है कि हाँ 1 रुपए की वैल्यू जो आज है वो 1 साल बाद के 1 रुपए की वैल्यू के बराबर नहीं है, उसकी वैल्यू घट जाती है, रुपए की वैल्यू घट जाती है, ठीक है ना। तो एक हमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम चाहिए होता है ताकि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ठीक है ना। जो लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसों की कमी है, वो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, तो ये जरूरी है।
अब बात करते हैं कि ये जो पैसा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, इसके सोर्सेज कौन कौन है बच्चों? दो सोर्सेज, देयर आर टू सोर्सेज। कितने सोर्स है? दो सोर्स है। फ्रॉम विच द फार्मर्स कैन रेज लोन्स, जहां से फार्मर क्या कर सकते हैं? लोन्स ले सकते हैं। पीछे जैन साहब हमारे बैठे हैं और बड़े वो खुश हो रहे हैं कि जी मैं पढ़ूंगा। हाँ जी, अब आपकी इतनी खुशी है तो हम मना कैसे कर सकते हैं आपको? तो आप पढ़िएगा ए और बी पॉइंट, कौन से सोर्सेज है? हाँ जी, कौन से बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा में। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और वंश कह रहा है कि नमन भैया जब आज उधर तक आई है तो हमें कैसे छोड़ सकते हो आप? इंस्टीट्यूशनल तो हम ही पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई साहब, हम आप ही को देंगे पढ़ने के लिए कि इंस्टीट्यूशनल सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं। हाँ जी, institutional sources have been the traditional sources of agriculture traded in India. हाँ, ये कौन से सोर्स है बच्चों? ट्रेडिशनल, जो पहले से चलते हुए आ रहे, बहुत पहले से चलते, कोई नए तरीके नहीं है, ये पहले से चलते हुए आ रहे हैं। फिर आगे The major non-institutional sources are money lenders. हाँ, वो कह रहे हैं कि जो मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो कौन है? यहाँ पे जो दिए गए हैं, पहला है मनी लेंडर। वो कह रहे हैं नमन भैया, पंडित जी कह रहे हैं कि आप वंश बाबू तक आए और अगर हमसे नहीं पढ़वाया तो ये हमारे साथ जागती हो जाएगी, तो प्लीज आप पढ़िएगा मनी लेंडर। कह रहे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत पहले से मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। ये देख रहे हो आप? मनी लेंडर्स कौन होते हैं बच्चों? इनको बोलते साहूकार लोग। कौन बोलते? साहूकार। ऐसे तुमने कोई पुरानी मूवी में देखा होगा कि एक मतलब एक इंसान बहुत परेशान है और उसे पैसे चाहिए और फिर वो किसके पास पहुंचा? हाँ, कोई तो वहां पे कोई तो सेठ जी है, कोई तो कौन है? सेठ जी है, ठीक है ना? तो वो ऐसा, हाँ तुमने बिल्कुल ऐसे ही सीन देखा होगा आपने, कुछ ऐसा करके वो टोपी वगैरह लगा के रखते, कुर्ता और ऐसा पहन के रखते हैं और वो ऐसा पैसा देते हैं अपनी तिजोरी में से निकाल करके। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है कि आपको? तो वो होते हैं मनी लेंडर। अब पुराने टाइम से, बहुत पहले से मनी लेंडर ने जो ओवरऑल जो फार्म क्रेडिट है, फार्म क्रेडिट समझते हो आप? कौन? जो एग्रीकल्चर के लिए जो क्या होता है, पैसा दिया जाता है, उसे बोलते हैं फार्म क्रेडिट। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो उधार दिया गया है पैसा, उसमें मेजर शेयर किसका होता था बच्चों? मनी लेंडर का। किसका होता था? मनी लेंडर का। ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और ये बोलते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मनी लेंडर हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ द फार्म क्रेडिट। ज्यादातर पैसा फार्म क्रेडिट के लिए कौन ही अलॉट करते थे? मनी लेंडर्स। द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड। अब ये बता रहा है कि जो पीजेंट्स कौन होते हैं? छोटे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, है ना? द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड। कह रहे कि पीजेंट्स का क्या होता था? एक्सप्लॉइटेशन होता था थ्रू एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत हाई, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि इनसे क्या चार्ज किया जाता था? बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। क्वाइट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड। कई बार तो इनके अकाउंट तक क्या कर दी जाते थे? उनके साथ छेड़छाड़ कर दी जाती थी। कैसे? जैसे अगला बंदा 1 लाख रुपए ले गया और 5 किस्तों में देगा वो 20-20 हजार रुपए की, माने ले तो गए 90,000 रुपए। वो ऐसे तुमने देखा ना मार्केट में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, आज के दिन पे 90,000 रुपए देंगे और वो 6 महीने में या 5 महीने में तुम्हारे से क्या ले लेंगे? 1 लाख रुपए लेंगे। 5 महीने में 1 लाख रुपए ले लिए तो 20-20 हजार रुपए की क्या बना देंगे? किस्त बना देंगे। से सुनो, तो ऐसे में जब करते हैं लोग, तो अब मान लिया अगले बंदे ने किस्त दी, 2 किस्त दे चुका है, तीसरी किस्त दी तो उसकी किस्त वो लिखी नहीं, है ना? भूल गई नहीं, भुला दी। एक तो है भूल गए, एक है भुला दी, है ना? अगले महीने वो आया, भाई पिछले महीने की भी दे, पिछले महीने में दी थी किस्त, अरे बाबूजी दी तो थी। हाँ ठीक है ना, ऐसे झूठ बोलेगा तो ओए करो रे, इसकी प्रॉपर्टी अंडर में करो, ठीक है ना, इसको कब्जा ले लो, इस पे साइन करवाओ, है ना? वो कह रहा है जी नहीं बाबूजी मैं तो देके गया था, ये वो, ओए पकड़ो रे इसका अंगूठा पकड़ो, लगाओ से सुनो। तो इस तरह की चीजें उनके साथ होती थी। तो कह रहे कि उनके अकाउंट्स मैनिपुलेट कर दिए जाते थे। इसको बोलते हैं बेटा अकाउंट्स में, मुझे नहीं पता आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन टर्म तो है आपके यहाँ पे, मैंने पहले बता भी रखी है, किसी बच्चे को याद भी आ जाएगी, अभी बोलूंगा तो याद आ जाएगी। विंडो ड्रेसिंग। हाँ जी, जब अकाउंट्स में क्या होती है? छेड़छाड़ होती है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। अगर मेरे को अकाउंट्स में दिखाना है कि मैं प्रॉफिट बहुत जबरदस्त आना चाहिए, अब भले ही मेरे को लॉस आ रहा है, लेकिन मैंने उन्हें शो ऐसे किया
कि मेरे को प्रॉफिट आ गया, क्या किए, खर्चे कम कर दिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे को लॉस दिखाना है तो खर्चे, फेक खर्चे डाल दिए, तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। यानी कि अकाउंट्स को अपने हिसाब से, अपनी इंटेंशन के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या करना, मैनेज करना, उसे बोलते हैं, नॉर्मली तो बोलते हैं मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स में, और टेक्निकली बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में विंडो ड्रेसिंग करना। क्या करना, जब भी आप वो कंपैरेटिव वाले चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसकी थ्योरी में है। नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं आप नहीं पढ़ते होंगे लेकिन है, ठीक है ना, वो बात अलग है। Quite frequently their accounts are manipulated without this knowledge। नहीं ये दिस नहीं है, ये हिज है, एक टी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। Quite frequently their accounts are manipulated, बहुत जल्दी जल्दी उनके अकाउंट्स क्या कर दिए जाते थे, मैनिपुलेट कर दिए जाते थे विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के बगैर, उसकी नॉलेज में है नहीं है, अकाउंट्स क्या कर दिए, मैनिपुलेट कर दिए। तो ये दिक्कत थी, है ना। और अभी बच्चों अब दोनों ही चीजें थी, ये जो मनी लेंडर्स थे इनके सुख दुख के साथी भी थे, है ना। और कई बार जैसे मौका मिलता था इंसान को तो इंसान चीटिंग भी कर ही देता था। तो ये चीज थी यहाँ पे। अभी मान लिया अगले को एकदम से उसकी बेटी की शादी है या उसके घर पे कुछ कोई उसको अर्जेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इनके सुख दुख के साथी थे, तो इंस्टेंटली विदाउट किसी फॉर्मेलिटी के क्या मिल जाता था, पैसा मिल जाता था। गए सेठ जी को क्या किए, नमस्ते किया, ग्रीट किया और पैसा मिल गया। से ऐसा नो, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। सब चीज के अपने फायदे अपने नुकसान है, ठीक है ना। तो वो चीज है। फिलहाल यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ज्यादातर यहाँ पे जो मनी लेंडर के बारे में बोला है, नेगेटिव बोला है, पॉजिटिव बहुत कम बोला है, ठीक है ना। लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेगेटिव दिया तो नेगेटिव देख लिया, लेकिन पॉजिटिव भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है बच्चों, दुख के दिनों में कौन भी काम आ जाते हैं, रिश्तेदार काम में आ जाते हैं, रिलेटिव्स काम में आ जाते हैं, ठीक है ना। वैसे आजकल रिश्तेदार बहुत होशियार हो गए नहीं होशियार मैं बताऊं कैसे हो गए, मतलब कुछ लोग होते ना जिनका काम होता है ब्याज पे पैसा देने का, वो हाँ ओवर स्मार्ट वैसे हो गए कि अभी रिश्तेदारी में पैसा देने का तो ऐसा नहीं दे के बोलते कि हम ही दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे लेकिन किसी से दिलवा सकते हैं, क्योंकि फिर वो ब्याज कैसे मांगेंगे। अगर ये बोल दिया कि हम दे देंगे तो फिर वो ब्याज नहीं आ पाएगा ना, तो वो चीज इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। तो कहते कि नहीं हम तो नहीं, लेकिन हम किसी से दिलवा देंगे, अरेंज करवा देंगे। और फिर पापा जाते छुपके से अपनी तिजोरी में से जा करके मुझे क्या देते, पैसा देते हैं। और फिर बाद में बोलते हो भाई साहब वो पैसा रिटर्न कर देते, वो बंदा आया था वो पैसे मांग रहा था और वो ब्याज भी मांग रहा था अपना। तो ये चीज खैर आज ओवर स्मार्ट हो गए रिलेटिव्स। खैर बच्चों ये यहाँ पे दिक्कतें भी थी, क्या भी थी? कुछ दिक्कतें भी थी, कुछ क्या भी थी, कुछ यहाँ पे ठीक ठाक भी था। कैसे, सुनो ना, अरे सुनो, पुराने जमाने में कुछ ऐसा भी होता था कि मान लिया जिया जी है, जिया जी, और जिया जी को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। क्या चाहिए, पैसे चाहिए। उन्होंने अप्रोच किया किसको, नहीं साले साहब को, किसको, हाँ साले साहब नहीं, साली को नहीं भाई यार मैं ऑल टुगेदर एग्जाम्पल ही चेंज करा दिया। सुनो यार जान दो, उधर पैसे खर्च करने होते नालायक हो कमाई का कोई साधन नहीं होता इधर। सुनो, हाँ जी मैं क्या बोल रहा था आपको, तुम यार डाइवर्ट करते हो। हाँ जी, जिया जी को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कोई तो अपने बिजनेस इसके लिए, कोई तो बिजनेस उनका कोई पर्पस है, या कोई तो उन्हें अपना एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। अब सीधे सीधे अगर साले साहब को अप्रोच करे तो वो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग होते हैं, जो लोग होते हैं वो थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, और खासकर ऐसी रिश्तेदारी में तो नहीं डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। अब सुनो ना, अब वो मीडियम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कई बार यार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि पता नहीं अगला कैपेबल है या नहीं है, अगला उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिसको मीडियम बनाया गया ना इसका गुज जाएगा ना उसको गुज जाएगा, जिसको मीडियम बनाया है ना उसकी दिक्कत आ जाएगी उसके लिए, ठीक है ना। दिए तो तब दिक्कत, नहीं दिए तो, अगर दे दिए तो ये डर रहेगा क्योंकि भाई का पैसा आया हुआ है। मीडियम आप समझ रहे होंगे कि मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो भाई का पैसा है तो दिक्कत है ना, इसने नालायक ने डुबो दिए तो भाई गया, उनने मना कर दिया तो ये गया, ठीक है ना। और फिर दूसरा ये है कि
उनने मना कर दिया तो बच्चों एक और प्रैक्टिस, मतलब बोलना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा लेकिन क्या करूं कि ये रियलिटी थी, और कई कई केस में मैंने देखा भी है कि इंसान परेशान भी करता है, फिर उस मीडियम को क्या भी करता है, परेशान भी करता है। जो दो लोगों के बीच में मीडिएशन का काम कर रहे हैं उनको क्या भी करता है, परेशान भी करता है। कई केस में ऐसा आपने न्यूज वगैरह भी देखी होगी कि इस चीज, हाँ पिक्चर्स वगैरह में देखा हो या बाकी कोई न्यूज वगैरह में देखा होगा। खैर लेकिन फिर भी है ना, आखिरकार होते तो रिलेटिव ही है। कई बार क्या होते हैं, कई बार दे देते हैं कि विदाउट इंटरेस्ट भी क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो एक अच्छा, ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है? इंस्टीट्यूशनल का मतलब है फॉर्मल और नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है इनफॉर्मल। तो ये इनफॉर्मल सोर्स ही तो है, जैसे मनी लेंडर ऐसे रिलेटिव। अरे सुनो ना, क्या पता मनी लेंडर ही हमारा रिलेटिव हो, तो हम तो अपने एंगल से रिलेटिव देखेंगे, बाकी दूसरा उसे किसके तौर पे देख रहा है, मनी लेंडर के तौर पे देख रहा है। कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स। परेशान कर रहा है नमन भैया। बस आगे मत बोलना, ठीक है? सुनो, बीच में नहीं नहीं, बस वो सुनो ना, अभी बात पूरी नहीं। बात ये कह रहे वो कह रहे कि बस अभी पहले वर्मा जी भी तो रह रहे बीच में। हाँ जी, वर्मा जी कह रहे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, कहो तो हम एक पॉइंट क्या सारे हम पढ़ा इधर ही हम ही आ जाते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चों, इस तरह की बीच बीच में मैं आपको परेशान करता रहूंगा, है ना, ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान आता रहे यहाँ पे। आपका दरअसल आपका टेंशन भी तो चाहिए ना हमें। कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स। सुन ओ भाई, वो कह रहा है देख ले मेरा नंबर आ ही जाएगा। कल्टिवेटर क्या करता है, बोरो करता है फंड, किससे, अपने इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब पैसों की कड़की होती है। क्या होती है, कड़कनी, कड़की। कड़की का मतलब होता है कमी होती है ना, बिल्कुल। दीज लोन्स आर अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स। ये कैसे लोन्स होते हैं बच्चों, इनफॉर्मल लोन्स होते हैं, दैट कैरी ऑन इंटरेस्ट एंड आर नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट। जिन पे क्या रहता है, जिन पे एक इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट का रेट रहता है, नॉर्मल सा रेट हो सकता है। भाई देखो वो तो आपस की तुम्हारी रिश्तेदारी का मामला है, तुम चाहे हाई रेट चार्ज करो ये कह करके कि नहीं दूसरे से दिला रहे हैं, तुम नॉमिनल चार्ज कर लो, कह रहे नहीं, अगर ये इस चीज की दुहाई दे करके कि काश हम ये पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो वहां से भी तो एक नॉर्मल, अरे जान दो सेविंग में रख देते, 4% आता, कोई बात नहीं, तुम 4% दे दो साल का, ठीक है ना। अच्छा, और भी ज्यादा क्लोज रिश्तेदारी होगी तो जाओ ले जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, बस पैसा वापस कर देना, ठीक है ना। हाँ जी, पैसा क्या कर देना, वापस कर देना बस। सुनो, वैसे बच्चों एक इसमें ना, मतलब मेरा क्या मानना है कि अगर आपने ना रिश्तेदारी में पैसा दिया है ना, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, देखो पैसा अपनी जगह होता है, रिश्तेदारी अपनी जगह होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने रिश्तेदारी में पैसा दिया होता है ना, तो बस यही मतलब पहले डे फर्स्ट से ये मान के चलना कि पैसा आएगा नहीं, मतलब इन द सेंस, नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं, तुम्हें अपने मन से खुद मानना चाहिए कि, और तुम दे रहे हो ना तो ये चीज सोच के दो कि पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। बिकॉज बच्चों दोनों ही केस में क्या है ना, नुकसान है, दोनों ही केस में क्या है, नुकसान है। क्योंकि अगर तुम पैसा मांगोगे तो रिश्तेदारी खत्म, और नहीं मांगोगे तो पैसा खत्म, ठीक है ना। तो बस डे फर्स्ट से यही सोच के चलना कि नहीं आएगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वर्मा जी कह रहे हैं भैया हमारे से ज्यादा और कौन जान सकता है। नहीं, कुछ बच्चों के हंसने का पता नहीं राज, मुझे नहीं पता। नहीं यार, अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदारी से कोई ना हो। भाई देखो, वर्मा जी का आपस का मामला है, वो आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे, घर की बात वही जाने। खैर, अच्छा, वो दूसरा बच्चा ही बोल रहा है, ये खुद भूल गया कि मैं भी वर्मा जी हूँ।
चलो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे हंसी मजाक में कर रहे हैं, बाकी कोई इंटेंशन किसी का कुछ नहीं है। सुनो इधर प्लीज, कम टू द पॉइंट। अरे वर्मा जी इधर देखो ना आप। हाँ जी, कह रहे कि ये लोन अक्सर इन पे इंटरेस्ट रेट होता है, वो मैं कह रहा हूं कि वो आपस का मामला हो सकता है, लेकिन लिखने के लिए बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता ही है नॉर्मली, ठीक है ना। एंड आर नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट, और वो वापस कर दिए जाते हैं कब के बाद? हार्वेस्टिंग करने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। क्या है? अब तो तुम बोलोगे नमन भाई क्या भला है, ठीक है ना, मनी लेंडर समझता है, रिलेटिव समझता है, ये क्या है? ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। अब ये क्या होते थे? हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, दलाल, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्श सा वर्ड है, मीडिएटर भी बोल सकते हो, है ना। फैंसी वर्ड अगर यूज करना चाहे तो मीडिएटर बोल सकते हो, मिडिल मैन बोल सकते हो, ठीक है ना। वो तुम्हारा अपना वो है, वो तुम्हारी खुद की खोज है, ठीक है ना। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। सुनो, अरे ईशान यार बड़ा ज्यादा बोल देता है आजकल, क्या नेल पेंट लगा के रखा? लगा, खुद लगाइए लगवाइए। चलो अच्छी बात है। दे प्रोवाइड, लगवा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट्स on the mortgage of crops at high rate of interest on the condition that the crop will be sold to them at low prices। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ना, जो लोन लेने वाला होता है, बोरोवर होता है, यानी कि वो पीजेंट, वो दो तरीके से गया। ये क्या बोलते हैं कि आज अगर पीजेंट को जरूरत है, कल्टीवेटर को जरूरत है लोन की, तो ये जो ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट होते हैं ना, ये मनी लेंडर से अलग कैसे होते हैं? ये जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, जो मार्केट में आड़ती टाइप के लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। लेट सपोज एक बंदा कोई छोटा फार्मर है और एक दूसरा बंदा ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट है, ठीक है ना। वो जो ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट है वो उस क्रॉप की ट्रेडिंग करता है जो ये पीजेंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये गेहूं की डीलिंग करता है बल्क में और ये प्रोड्यूस करता है पीजेंट। पीजेंट को पैसे की जरूरत है, ये किसके पास आया? ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट के पास, माने आड़ती के पास। किसके पास? मालिक साहब पैसों की क्या है? जरूरत है, ठीक है ना, पैसे चाहिए। तो ये कह रहा हाँ ठीक है पैसे दे दूंगा। पैसे दे दिए इसने, पहली बात तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया? चार्ज किया। एक तो ये मरा ये इंसान यहाँ पे कि एक इसको क्या देना पड़ रहा है? ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात इसने शर्त पे दिया इसको लोन कि जब तेरी फसल क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी ना, तो माल तो किसे बेचेगा? जो प्रोड्यूस है वो हमें बेचेगा। और क्योंकि इसने एहसान भी किया इसके ऊपर, हालांकि एहसान तो कुछ नहीं है, बराबर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। लेकिन क्या है देखो बच्चे लोगों, थियोरेटिकली पढ़ने में और प्रैक्टिकली डील करने में बहुत फर्क होता है। कहीं ना कहीं ये मान के चलो आप ये एहसान के तले दब गया उसके कि हाँ भाई अगले ने क्या दिया है? पैसा दिया है इसकी जरूरत पे, ठीक है ना। तो इसने पैसा एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, साथ में इस कंडीशन पे दिया कि जब तेरी फसल तैयार हो जाएगी तू फसल को मेरे को बेचेगा। और बात ये नहीं है कि मेरे को बेचेगा बस, इतनी कंडीशन है, बात ये है कि कम रेट में बेचेगा, मार्केट रेट से कम पे बेचेगा। तो यहाँ पे इसको दो नुकसान हुए इस इंसान को। क्या? एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और दूसरा जो उसकी फसल का दाम है वो वाजिब दाम उसको नहीं मिल रहा है। तुम देखोगे तो इस मतलब पूरे के पूरे सिलेबस में मुझे बस यही टॉपिक सा एक क्या लगता है थोड़ा, जिसमें बहुत नेगेटिव सी वाइब आती है, बाकी सब तो टॉपिक पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा मतलब एक ही तरफ झुकाव होकर के बातें की गई है, नेगेटिव चीजें दर्शाई गई है, जो कि था भी, मतलब उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब तो काफी चीजें फिर भी बहुत सही हो गई, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम ने भी अपनी जगह बना ली ना गांव के दूर दराज वाले इलाकों में, वो आगे पढ़ेंगे हम। वो बोल रहे हैं दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट। ये पीजेंट को क्या प्रोवाइड कराते थे बच्चों? क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे ऑन द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स। किसको गिरवी रखवा करके? क्रॉप को गिरवी रखवा करके एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी किस पे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ऑन द कंडीशन दैट, किस कंडीशन पे? दैट द क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइस पे, किस फसल को आप इनको बेचोगे वो भी कम प्राइस पे। तो डबल नुकसान।
नेक्स्ट है बच्चों रिच लैंडलॉर्ड। मनी लेंडर में और रिच लैंडलॉर्ड में फर्क ये होता है, मनी लेंडर का तो काम ही क्या होता है, पैसा उधार पे देना, है ना। कभी कभी आपने कोई मूवी में ऐसा देखा होगा कि बहुत बड़े जमींदार साहब है, ठाकुर साहब, वेरी गुड, कौन है, ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब आ रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग रास्ते में उनके चरणों में पड़ जा रहे हैं, है ना, मालिक साहब हमें पैसों की जरूरत है, कुछ बंदोबस्त करा देते, क्योंकि इनके पास बहुत जमीन है, लोग इनकी इज्जत करते हैं। अब वो पता नहीं है इज्जत करते कि नहीं करते, कैसे करते कैसे नहीं करते, पैसों की वजह से करते, किस चीज, वही है फैक्टर, तो वही है ना, विटामिन एम, पावर है ना। दरअसल भारत में लोगों को यही चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए, है ना। आधे से ज्यादा लोग जाके यूपीएससी के इंटरव्यू में बोलते जरूर है कि समाज सेवा करनी है, कोई समाज सेवा नहीं करनी है, ठीक है ना। सबको क्या चाहिए, पावर चाहिए, बिकॉज सारे लोग उन रील से इन्फ्लुएंस हुए कि जहाँ पे एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, बहुत पावरफुल सा म्यूजिक बज रहा है और स्लो मोशन में एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो बस लोगों को वो पावर चाहिए होती है। खैर, हाँ जी, तो रिच लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स था किसका, पैसों का, कि जहाँ पे फार्म क्रेडिट में ये भी अपना क्या करते थे, रोल प्ले करते थे। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, एंड टेनेंट्स, या जो टेनेंट्स होते हैं, टेक लोन्स। टेनेंट समझते हो कौन होते टेनेंट, हाँ किराएदार, मतलब किराएदार यहाँ पे किस सेंस में यूज हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं, जैसे यही रिच लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है ना, जिनके पास जमीन तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनको काम कोई ना करते हुए अच्छे लगेंगे, ये इनका ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना नहीं, इनका ऐसा मानना है कि काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। अब इनकी जो जमीन है वो खाली पड़ी है, तो आपने देखा होगा ऐसा कि लोग ऐसे ले लेते, किराए पे ले लेते जमीन, पट्टे पे भी नहीं होती, उगाई पे बोलते इधर अपने एरिया में से, कि उगाई पे ले ली उसने ऐसे जमीन, मतलब कैसे का कहने का है कि आपको 10-15 बीघे आपने जमीन ले ली, तो उस पे मेहनत आप करोगे, आप बस जिसकी जमीन है उसको 4-5 लाख रुपए साल के आप ट्रांसफर करते रहोगे, बाकी जितना भी नफा नुकसान है वो सब तुम्हारा है ना। तुम्हें तो लेट्स सपोज तुमने 10 लाख बनाए उससे साल में, तो ठीक है 5 उसे देकर के 5 अपने पास रख लोगे, तुम्हें नुकसान हो गया तो तुम्हारा, है ना, मान लिया तुमने 3 ही लाख जनरेट करे, बाकी तुम्हें देने तो कितने ही है, 5 लाख, नफा नुकसान तुम्हारा है, तो उसे बोलते टेनेंट, ठीक है ना। तो जो छोटे छोटे फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर, जिनके पास बहुत कम जमीन थी, है ना, या जो टेनेंट थे, टेक लोन्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड, ये किससे लोन लेते थे, फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, किसको पूरा करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लैंडलॉर्ड्स आल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे ऑन सच लोन्स एंड एक्सप्लॉइट द पीजेंट, और किसको एक्सप्लॉइट करते थे, पीजेंट्स को, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स एंड इनके पास पावर नहीं होती, भाई इंसान उसी को दबाता है ना। तुम अब इंसान उल्टा सीधा बोलता है तो अपने से नीचे वाले को तो बोलता है, ऊपर वाले को बोल के दिखाए तो पता पड़े, ठीक है ना। तो वही चीज है रिच लैंडलॉर्ड, बात समझ में आई। 4 हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल के सोर्सेज पढ़े, फर्स्ट वन इज, बोलो ना, मनी लेंडर्स, एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव्स, एंड द थर्ड वन इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, एंड द फोर्थ वन इज रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है ना। और बच्चों ये लास्ट था, ये तो थे नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब बात करते किसकी, इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो फॉर्मल सिस्टम है, फॉर्मल सिस्टम, है ना, जहाँ पे इस तरह की जो चीटिंग, जो यहाँ पे जो भी बात की गई है, इस तरह की चीटिंग यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन इनकी फॉर्मेलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बच्चों। अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, दरअसल सवाल ये है कि वो पूछेगा कि भारत के अंदर बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो भारत के अंदर जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था, तो दैट्स वाई ये बोल रहा है कि एक बड़ा बदलाव हुआ 1969 में, ठीक है ना। व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच, जब भारत ने किसको अप्रोच किया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच को क्या किया, अडॉप्ट किया, ठीक है ना, थ्रू वेरियस एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू। उन एजेंसीज को ही पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पे कि वो सोर्सेज कौन से हैं। कहने का मतलब है 1969 में भारत सरकार को ये एहसास हुआ कि वाकई में अगर हम भारत का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें गांव में पहुंचना पड़ेगा, और गांव में क्या करना पड़ेगा, जो लोगों की जो नीड्स है, जो फाइनेंशियल नीड्स है, उसको फॉर्मली हमें प्रोवाइड या उसको फुलफिल करना होगा, पूरा करना होगा उस नीड को। सम ऑफ द इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो काफी इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए, वो है, पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट। क्या है बच्चों, कोऑपरेटिव क्रेडिट। ये क्या होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट,
कोऑपरेटिव क्रेडिट का एक पहले तो मकसद सुन लो। मकसद क्या था इनका? मकसद था कि इन्हें किसके चंगुल से बचाया जा सके, छुड़ाया जा सके? किसके? मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। चलो रिलेटिव के लिए तो इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी तीन लोगों से तो बचाया जा सके। किसको? मनी लेंडर, बोलो ना, मनी लेंडर और ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, और तीसरा रिच लैंडलॉर्ड। इनके चंगुल से बचाया जा सके और इन्हें क्या दिया जा सके? लोन दिया जा सके, क्रेडिट दिया जा सके, वो भी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर बात करो बच्चों इंग्लिश की हिंदी करने की, तो मैं सारी चीजें बोल चुका हूं आपको। लेकिन अगर आप इसके बारे में और सुनना चाहते हो, थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हो, तो एक बार आपकी रिक्वायरमेंट बता दो और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट वाली हेडिंग पे मूव कर जाऊंगा। बोलो जी, क्या चाहते हो आप? डिटेल चाहते हो? ठीक है ना। देखो इंग्लिश की हिंदी तो इतनी है। आप इस इमेज में आओगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे रिलेट करेंगे, ऑलरेडी पढ़ के आए 11th क्लास में भी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो बच्चों। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुनो ये क्या होता है। ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह के ग्रुप्स बनाए गए। लेट सपोज हम लोग हैं यहाँ पे, हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनेंस के लिए बनाई हमने, ठीक है ना। कि जहाँ पे हम सारे मेंबर, जितने भी हम मेंबर है, उसमें क्या करेंगे? पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। जो मेरी सेविंग्स है, मतलब महीने की हमने लिमिट रख दी कि भाई ये इतना पैसा डाल, सारे लोग इतने इतने पैसे डालेंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज बच्चों हमने हजार रुपए महीना क्या किए? डाले इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 20-25 लोग बैठे, 25 लोग हैं, मान ले 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए। कितने हो गए महीने में? 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए। साल में कितने हो गए? 3 लाख। कितने हो गए? 3 लाख, ठीक है ना। अब हुआ यूं बच्चों, मार्केट में आप जाते हो लोन लेने के लिए। किन से? क्योंकि इसका मकसद था किसके चंगुल से बचाना? मनी लेंडर, रिच लैंडलॉर्ड और ट्रेडर और कमीशन एजेंट। वो मान लिया चार्ज कर रहे हैं बच्चों आपको 30% का रेट। कितना परसेंट का रेट? साल का 30% का। माने अगर 3 लाख रुपए लिए तुमने, तो कितने हो जाएंगे? आपको एक साल बाद कितने चुकाने पड़ेंगे? 3,90,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि 30% का वो क्या कर रहे हैं? ब्याज चार्ज, सॉरी हाँ ब्याज चार्ज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अमाउंट बचे 390। सही सुनो। अब हमने सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, हजार रुपए इकट्ठे किए, और साल में कितने इकट्ठे हो गए? 3 लाख। अब हमारे में से ही एक मेंबर को जरूरत पड़ गई। किसको जरूरत पड़ गई? हमारे में से ही एक मेंबर को जरूरत पड़ गई। तो वो जो 3 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, हमने वो से दे दिए। और क्या भाव में दिए? मान लिया 15% के भाव में। किसके भाव में? उसको क्या फायदा हुआ भाई? उसको एक साल बाद कितने चुकाने पड़ेंगे? 3,45 चुकाने पड़ेंगे। 45 का फायदा उसे हो गया, एक फायदा। दूसरा फायदा बहुत जल्दी लोन मिल गया, किसी के बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, इंस्टेंटली मिल गया। यस और नो? अच्छा, इतनी बात समझ में आई। उसे एक तीसरा फायदा क्या हुआ? ध्यान से सुनो, रुको अभी और दूसरी पार्टी के फायदे नहीं देख रहे हम, तीसरी उसी के फायदे देख रहे हैं। उसको एक तो लोन जल्दी मिल गया, कम ब्याज पे मिला। अच्छा एक बात सुनो, वो जो 45,000 रुपए का ब्याज देगा, वो जो 45,000 रुपए का ब्याज देगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या है? वेरी गुड, कोई बच्चा बोल रहा है इधर से, इनकम है। क्या है? और वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? मेंबर है। तो वो जो 45,000 रुपए का ब्याज जो उसने पे किया, 45 जो बच गया वो तो बच ही गया, जो उसने पे किया उसके अंदर भी तो उसका 25वां हिस्सा है क्या नहीं है? बिकॉज वो जो 45,000 का जो प्रॉफिट है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हुआ है, वो उनके बीच में बटेगा, 25 लोगों के बीच में। हाँ बोलो ना। तो उसको तो वो 15% से और भी कम में पड़ जाएगा, इफेक्टिवली देखोगे तो आप। से यस और नो? हाँ। अच्छा बाकी लोगों को क्या फायदा हुआ? उन्हें क्या मिल गया? जो पैसा वो इधर उधर खर्च कर रहे थे, ठिकाने लगा रहे थे, जस्ट उन्होंने एक सेविंग की तो एक तो हैबिट कल्टीवेट हो गई, सेविंग की हैबिट कल्टीवेट हो गई, हजार रुपए बचाने लगे। और जो पैसे इधर उधर खर्च कर दे रहे थे, अब वो पैसा तो बेस में तो है ही है, और दूसरे के दुख में भी काम में आ जा रहा है, अपने लोगों के दुख में काम में आ जा रहा है। और उससे क्या भी हो रहा है? वो जो 25वां हिस्सा तो आ ही रहा है 45,000 का। तो उन्हें भी क्या कमाने का मौका मिल रहा है? पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। और उनके साथ गलती, मतलब उनके साथ चीटिंग नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? चीटिंग नहीं हो रही है। दूसरे के सामने जाके क्या नहीं फैलाना पड़ रहा है? हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। उनकी प्रॉपर्टी नहीं जा रही है आपस में, ये चीज है। ये बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट। क्या है? बेसिकली रजिस्टर्ड, मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है रजिस्टर्ड होती है, इनका एक्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कौन सा होता है?
हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है ना, 1912, तो उसमें रजिस्टर्ड होती है। सारे बच्चों ने पढ़ा है, पुराने इसमें 11th क्लास में पढ़ा है बिजनेस में। अमूल का एग्जांपल, बिल्कुल, अमूल का भी हमने इसमें एग्जांपल दिया था। इनफैक्ट अमूल की केस स्टडी वापस से मैं शेयर करूंगा बच्चों के साथ, और भी चीजें। लिज्जत पापड़ का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना। अमूल बच्चों, जो बच्चे सोचते हैं कि अमूल एक कंपनी है ना, अमूल एक कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। खैर वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ से मतलब बेस में कॉन्सेप्ट चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, है ना। तुम बोलोगे नमन भाई यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहे हो, यहाँ पे जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अलग अलग टाइप की होती है ना। वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो उसका वहां पे बताऊंगा। ये हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सही सुनो, लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सही सुनो, चलो बच्चों अब देखना, वो जो इंग्लिश की हिंदी है अब तो तुम अपने आप कर लोगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव is to liberate the Indian peasants from the clutches of money lenders and to provide them credit at low rates of interest. क्या समझ में आया? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव्स का, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट थे, इनका जो मकसद था is to liberate, liberate मतलब इन्हें आजादी दिलाना था, है ना। किसको किसको आजादी दिलाना था, इंडियन पीजेंट्स को, फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस मतलब चंगुल, है ना, जो किसके चंगुल में जकड़े हुए थे, मनी लेंडर्स के, बाकी दो नाम और जो मैंने बोले आपको, ठीक है ना। एंड टू प्रोवाइड देम क्रेडिट, और इन्हें ताकि क्या प्रोवाइड कराया जा सके, क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कम किस पे, ब्याज के रेट। समझ में आती है बात। नेक्स्ट है बच्चों लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ध्यान से सुनना, कई बार वो पर्पस पूछ लेता है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, इनका पर्पस क्या था। सबका पर्पस अलग अलग है, ठीक है ना। तो बोल रहे कि लैंड डेवलपमेंट, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक थे उनकी स्थापना की गई कहां पे, रूरल एरियाज में। और ये ऐसे नहीं कि किसी भी चीज के लिए लोन देते थे, इनका पर्पस था, वो पर्पस क्या था देखो यहाँ पे, मतलब दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स, ये फार्मर को उधार तो देते थे अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड, लेकिन बदले में किसको गिरवी रखवाते थे, हाँ। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, अगर आपको क्या करना है, परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है किसका, लैंड का, तो लोन उसके लिए दिए जाते थे, फसल बोने के लिए नहीं, है ना। लैंड की जो आपकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है उसको इंप्रूव करने के लिए, तभी तो इनका नाम क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। या फिर अगर तुम्हें क्या नहीं करना है, उसकी क्वालिटी को क्या नहीं करना है, लैंड की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करना है, तो उसके लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए मिल जाता था, परचेजिंग एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। अगर आपको कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, इंप्लीमेंट्स से मतलब है यहाँ पे कि जो उसके लिए आपको कैपिटल गुड चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए थ्रेशिंग मशीन चाहिए, वो हार्वेस्टर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, तो उन चीजों के लिए परचेजिंग एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, उनके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप किसको अप्रोच कर सकते हो बच्चों, लैंड डेवलपमेंट बैंक को। एंड फॉर रीपेइंग ऑल डेट, या आपने कोई पुराना क्या लेके रखा है, उधार लेके रखा है, तो उस उधार को चुकाने के लिए आप लैंड डेवलपमेंट बैंक को अप्रोच कर सकते हो। बहुत अच्छा सा यहाँ पे क्या होगा, एक एमसीक्यू अराइज हो सकता है कि इनमें से किस पर्पस के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं थे, क्योंकि तीन चीजें लिखी है यहाँ पे, और चौथा ऑप्शन एक नई वाला रहेगा, वो बोलेगा इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्पस है जिसके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है ना। अब वो ऑप्शन देगा आपको, जैसे कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, पहला ऑप्शन दिया, दूसरा देगा इंप्रूवमेंट, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, तीसरा बोलेगा परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट या इक्विपमेंट, और चौथा बोलेगा रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, वो कल्टीवेट करने के लिए दिया जाता है। सही और नो। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों कमर्शियल बैंक क्रेडिट। ये क्या होता है कमर्शियल बैंक क्रेडिट, सिंपल, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ये भी तो क्या देते हैं, उधार देते हैं, तो इनको लेके आया गया रूरल एरियाज में। चलो कौन पढ़ेगा इसे, हाँ जी चलो, जब प्रशांत का नंबर है तो प्रशांत पढ़, ध्यान नहीं है ना जैन साहब। कमर्शियल बैंक क्रेडिट, इंटर रिलेटेड कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा क्या, हाँ जी, हाँ पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इनिशियली कौन सा रोल, ओहो कल मैरिज में से आए हो तो मैरिज रुको प्लीज बेटा, बहुत कंफर्टेबल होकर आराम से पढ़, ठीक है ना।
इनिशियली कमर्शियल बैंक्स, हाँ, कमर्शियल बैंक्स प्लेड अ मार्जिनल रोल। कौन सा रोल? वेरी गुड। इन रूरल क्रेडिट, वेरी गुड। However, after nationalization, their branches in rural area and started directly financing the वेरी गुड। कह रहे कि शुरुआत में जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल क्या किया, सॉरी मार्जिनल, हाँ मार्जिनल, इंपॉर्टेंट नहीं मार्जिनल, हमेशा वो इंपॉर्टेंट होता तो वही याद आता है। मार्जिनल रोल प्ले किया। कौन सा रोल प्ले किया? मार्जिनल का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, मार्जिनल का मतलब होता बहुत थोड़ा सा। जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के आते हैं ना 11th क्लास में, एक एडिशनल यूनिट के लिए, बिल्कुल हाँ, जैसे हम मार्जिनल पढ़ते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एडिशनल के लिए, तो वैसा वो कह रहे कि शुरुआत में जो कमर्शियल बैंक का रोल था वो बहुत ना के बराबर क्या था, रोल था तो बहुत कम था, ठीक है ना। किसके लिए? रूरल क्रेडिट के लिए। किसके लिए? यानी कि गांव वगैरह के इलाके में उधार देने के लिए इनका रोल बहुत कम था। लेकिन हाउएवर आफ्टर नेशनलाइजेशन, लेकिन 1969 में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन। वंस अगेन अगर आपको पूछेगा कि भारत में बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1969, ठीक है ना। और ये जितने भी आप नाम देखते हो सब नेशनलाइज्ड बैंक है, वेदर वो केनरा बैंक हो, वो आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, वो आपका पीएनबी हो, एसबीआई, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक है ना, जिनके ऑपरेशन नेशन वाइड चलते हैं। से सुनो, कुछ बैंक्स है जैसे आपने देखा होगा जैसे सर्व यूपी ग्रामीण वगैरह, या कुछ जो छोटे छोटे जो मार्जिनल बैंक्स होते हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि उनके जैसे आपने देखा होगा इधर है नहीं, बंधन बैंक तो क्या नेशनलाइज्ड है, इधर तुमने देखा होगा ये एक ही कुछ ही 4-5 इसमें चलता है, डिस्ट्रिक्ट में चलता है, इधर ही उत्तर प्रदेश के ये है ना गुलशन कोऑपरेटिव बैंक, हाँ गुलशन मर्केंटाइल, तो ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हाउएवर आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969 के बाद में नेशनलाइजेशन होने के बाद दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांचेस। जो कमर्शियल बैंक थे ना, इन्होंने अपनी ब्रांच को क्या किया? एक्सपेंड किया। कहां पे? इन रूरल एरिया, मतलब रूरल एरियाज में भी इन्होंने अपनी क्या खोली? ब्रांचेस खोली। एंड स्टार्टेड डायरेक्टली फाइनेंसिंग द फार्मर, और डायरेक्टली किसको लोन देना चालू किया? यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है कि किसी यूज में लेके आएगा वो फार्मर, किसी यूज में लेके आएगा पैसा? नहीं ना, वो किसी भी यूज में लेके आए पैसा। से सुनो, रिक्वायरमेंट अभी तक अपने कहां पे देखी है? किसमें? लैंड डेवलपमेंट बैंक में, वहीं से वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आरआरबीज, नाम तो सुना ही होगा, रीजनल रूरल बैंक्स। इनका भी अपना कुछ मकसद था। दे आर ओपनड अप इन दोज एरियाज, इनको उन एरियाज में खोला गया वेयर दे आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज, जहां पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी। नाम से डिफाइंड है रीजनल रूरल बैंक, जो रीजन वाइज, ठीक है ना, ऐसे दूर दराज के इलाकों में जहां पे कोई भी बैंकिंग चैनल्स का एक्सेस नहीं था। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्रेडिट, इनका मेन मकसद था उधार देना, एंड अदर फैसिलिटीज, या बाकी फैसिलिटीज भी देना। ध्यान से सुनना, उधार भी देना, साथ में अदर फैसिलिटीज भी देना, स्पेशली खासकर किसको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे। एग्रीकल्चरल लेबरर को, खाली फार्मर को नहीं, एग्रीकल्चरल लेबरर को, ठीक है ना। आर्टिसंस को, किसको? कौन होते हैं आर्टिसंस? कौन होते हैं? जो मैनुअली क्या करते हैं, जो हाँ जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स वगैरह में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो होते हैं आर्टिसंस। एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज, ये छोटे छोटे जो कौन थे एंटरप्रेन्योर्स से, वो भी किसमें? रूरल एरियाज से। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या रीजनल रूरल बैंक जो लोन देते थे वो केवल किसको देते थे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देते थे। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये किसको? आर्टिसंस को देते थे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देते थे, और किसको देते थे? एग्रीकल्चरल लेबरर को देते थे, ठीक है ना। तो बाकी ये भी कैटेगरी कवर अप थी। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट भी क्या देती थी? लोन देती थी। कहां पे? रूरल एरियाज में, है ना। और गवर्नमेंट जो लोन देती थी, यहाँ पे देखो एक नाम लिखा है, उन्हें बोलते हैं तकावी लोन्स। क्या बोलते हैं? तकावी लोन। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में लोन ऑफर करती थी, वो उन लोन का नाम क्या होता था? तो वो उनका नाम होता है तकावी लोन। कौन से लोन? तकावी लोन। अब ये ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है,
कुछ अलग है यहाँ पे। गवर्नमेंट लोन कब देती थी? जब कोई तो नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए, है ना, जो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज है उस केस में क्या देती थी? गवर्नमेंट लोन देती थी। जैसे मान लिया सूखा पड़ गया, है ना, बिल्कुल, है ना, फसल क्या हो गई? खराब हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, है ना, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या देती थी? फार्मर्स को लोन ऑफर करती थी, जिन्हें तकावी लोन बोलते थे। और इन पे बहुत, ये मानो कि ना से के बराबर ही क्या रहता था? इंटरेस्ट रहता था। कितना देखो? 6%। 6% बेटा कुछ भी नहीं, बैंकिंग चैनल से कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब बैंक में भी जो आपको सबसे कम लोन मिलेगा, आई थिंक वो 7 से 8% से चालू होता है ना, जो होम लोन्स वगैरह होते हैं 7-8% से चालू होते हैं वो, ठीक है ना, या फिर 10%। फिर ये जो कार लोन होते हैं, फिर उसके बाद जो नॉर्मल जो पर्सनल लोन्स वगैरह होते हैं, लिमिट वगैरह होती है, ये एजुकेशन लोन उससे भी महंगे होते हैं, बिल्कुल, वो 16% तक भी जाती है, ठीक है ना। तो बैंकिंग चैनल में भी 7-8% से ब्याज चालू होता है। गवर्नमेंट तो कितने में दे रही है? मात्र 6% में। The loans provided by the government are known as तकावी loans। जो गवर्नमेंट लोन देती थी उन्हें क्या बोलते थे बच्चों? And are lent during emergencies। और इन्हें कब दिया जाता था? इमरजेंसी के दौरान, और डिस्ट्रेस या कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, लाइक फ्लड, फेमाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The rate of interest charge against such loans is low as 6%। और उसमें जो ब्याज का जो रेट रहता था वो 6% रहता था। ये बच्चों, ये काफी, इसको आप चाहे तो 3 स्टार क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और प्रॉपर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत बार पूछते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का है। ध्यान से सुनो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD was established on 12 जुलाई 1982। पहला 1 मार्कर क्वेश्चन कि NABARD की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, ठीक है ना, 12 जुलाई 1982 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। इसके लिए एक्ट लेके, जैसे SBI ना बेटा, SBI का भी अपना एक्ट है, SBI एक्ट 1949, ठीक है ना। स्टेटमेंट जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो 1949 है। ऐसे ही इन्होंने भी क्या जो है ना NABARD, इनके भी क्या हुआ? इनका भी एक्ट पास हुआ, कहां से? संसद से, ठीक है ना। आगे बोल रहा है इट इज एन एपेक्स बैंक। ओ नमन भैया कितने झूठे। हाँ, एपेक्स बैंक तो क्या है? अरे बेटा मैंने पूरा भी स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं है, तुम आगे तो देखो इसके आगे। एपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम बैंक, जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है। नमन भैया वो तो किसके पास ही है? आरबीआई के पास। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, साथ में वो भी पढ़ लेते हैं। इट इज एन एपेक्स बैंक, ये एक सुप्रीम बैंक है दैट कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ, जो किसकी फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करता है? डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी फंक्शनिंग को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। वर्किंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, मेन शब्द ये है। ऐसे बैंक या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गांव में काम कर रहे हैं, कहां पे? जो किसके लिए काम कर रहे हैं? रूरल क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो माई बाप है वो कौन है? NABARD। बात समझ में आ रही है आपको? से और नो? कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर आरबीआई में और NABARD में क्या फर्क रहा? आरबीआई तो ओवरऑल है, ओवरऑल। ये केवल किसको कंट्रोल करता है? जो रूरल क्रेडिट के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनका माई बाप कौन है? NABARD, जिसको कब एस्टैब्लिश किया? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। इसका मकसद था ताकि ये किसकी हेल्थ को प्रमोट कर सके और किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सके? जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, लाइक कोऑपरेटिव, यानी कि किसको एड करता था? किसको सपोर्ट करता था? कोऑपरेटिव, जो हमने ऊपर पढ़े थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जो कमर्शियल बैंक में कौन से कमर्शियल बैंक? जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है ना। एंड किसको? आरआरबीज को। आरआरबीज को सपोर्ट करता था, किसको एड करता था? किसको रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था? आरआरबीज को, कमर्शियल बैंक को और कोऑपरेटिव्स को, है ना। आरआरबी तो करते ही कहां पे काम है? रूरल एरिया में। कमर्शियल बैंक वो वाले कमर्शियल बैंक जो, हाँ जी, जो रूरल। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो रूरल एरिया में कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं उनको 2 संस्था मॉनिटर करेगी। कौन कौन? एक तो NABARD, और ओवरऑल क्योंकि वो कमर्शियल बैंक है वो किसके बच्चे हैं?
आरबीआई के, तो आरबीआई भी उन्हें कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। आरबीआई बाकी सारी चीजों के लिए करेगी और ये एनएबीआरडी किसके लिए, रूरल क्रेडिट के लिए, ठीक है ना। और बाकी कोऑपरेटिव्स वगैरह को भी संभालते थे, ठीक है। आगे बच्चों ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बुलेट पहले मैंने ऐड नहीं कर रखा था यहाँ पे, ये बाद में ऐड किया था मैंने। नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप तो अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं बच्चों, दो बुलेट ऊपर लिखे हुए हैं छोटे छोटे से, सुनो ईशान, अरे टाइम मत देखो। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो कह रहे हैं बिसाइड प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, तुम्हें समझा बाकी में और एनएबीआरडी में क्या फर्क है ये लाइन से। जैसे कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव्स है, रीजनल रूरल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, वेरी गुड। वो किसको उधार देते थे, डायरेक्टली रूरल एरिया के जो फार्मर्स वगैरह हैं, या बाकी पर्टिकुलर केस में आर्टिसंस वगैरह है उनको। लेकिन ये देखो ना, तुम्हें समझा क्या, अरे नहीं समझा तुम्हें, तुम ध्यान से देखो इधर, बिसाइड प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, किसको तो लोन देते, हाँ बोलो, उधार देने वालों को, ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को तो लोन, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा शब्द तुमने यूज किया कि ये लोन देते थे उधार देने वालों को। माने उधार देने वाले कौन, आरआरबी, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव्स वगैरह, ये उनको तो क्या देते थे, उधार देते ही थे। बिसाइड लिखा ना, बिसाइड, इससे अलग किसको भी देते थे, नाबार्ड, मतलब ये और क्या भी करते थे, ये आगे बता रहा है, नाबार्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये क्या भी करते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते थे किसको, टू द नॉन फार्म सेक्टर। एग्जैक्टली ये लाइन देगा एग्जाम में आपको, और पूछेगा आपको ट्रू और फॉल्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में कर सकता है, मैचिंग बना सकता है, कुछ भी बना देगा। वो बोलेगा कि अच्छा ये बात का खासा ख्याल रखना है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ पे वो लिख देगा, एक स्टेटमेंट में लिख देगा पीपल ऑफ रूरल एरियाज, और एक स्टेटमेंट में लिखेगा इंस्टीट्यूशन, तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एनएबीआरडी है, ये जो लोन देता था वो किसको देता था, इंस्टीट्यूशन को, इंस्टीट्यूशन को तो लोन देता ही था साथ में, और ये क्या भी करता था, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता था किसको, नॉन फार्म सेक्टर को, किसको, ये कौन सा सेक्टर हुआ भाई, अब नॉन फार्म जो अदर देन एग्रीकल्चर है, जैसे कि कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, हॉर्टिकल्चर में क्या कर रहा है वो, उसने कुछ तो ऑपरेशन चला के रखे है ना, वेरी गुड, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, जो उसमें इनफैक्ट जो फिशिंग वगैरह है ना, तो जो उनमें ऑपरेट करते थे उनको भी क्या करते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। टू प्रमोट इंटीग्रेटेड, ताकि क्या हो सके, इंटीग्रेटेड मतलब हाँ सबका साथ सबका विकास, वो वाला जो कार्यक्रम चलाया जा सके। टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ताकि हर एक कैटेगरी का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बैकवर्ड रूरल एरियाज, है ना। और किसको लाया जा सके, खुशी का माहौल, बिल्कुल सही बोल रहे, खुशी का माहौल बनाया जा सके, वो भी किसमें, रूरल बैकवर्ड एरिया में। NABARD ऑल्सो मेंटेन्स, ध्यान से सुनना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। NABARD ऑल्सो मेंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्या भी मेंटेन करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड मेंटेन करता है टू प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर। अगर किसी बंदे ने क्या करनी है, एग्रीकल्चर में रिसर्च करनी है, तो इसका ये अलग से कोटा होता है स्किप में, यहाँ पे उसके लिए अलग से फंड्स होते थे, वो फंड्स उसमें से मिलते हैं, ठीक है ना। क्या समझा आपको, इंस्टीट्यूशन को देता है, इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देता है, नॉन फार्म सेक्टर को, और क्या करता है बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसके पास फंड्स होते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी फंड्स अलॉट करता है। बात समझ में आती है। नेक्स्ट है बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और आज की लास्ट हेडिंग रहेगी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। करे चालू, तो गुस्सा है ना मेरे से, नहीं ना, तो क्या बनाओगे? एक बार हंसा तो तू मना भी लूंगा। हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बच्चों नाम से डिफाइंड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब तुम पूछोगे नमन भैया फिर कोऑपरेटिव्स में और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या फर्क हुआ। हाँ, इसमें स्पेशली जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वो किसको दी गई, वीमेन को। आप देखो इधर,
ठीक है ना, एक अंकल दिख रहे होंगे तुम। क्यों? ओ छपरा, क्या कुछ अकल है कि नहीं है? छोड़ो जान दो, जिंदगी में कुछ और काम ही नहीं है मुझे। चलो बदतमीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा देखिए, इधर देखो कुछ भी बोलते हैं। सीधा पढ़ो इधर, नालायक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एसएचजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसएचजी। SHG has emerged as a major microfinance program in the country in recent years। कह रहे पिछले कुछ सालों में SHG एक काफी बड़ा सोर्स उभर के निकला है। किसके लिए? माइक्रो फाइनेंस के लिए। किसके लिए? भैया अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ ये तो मैंने किया ना। नहीं यार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने जो बोला बहुत गंदी बात बोली वो। मतलब कितनी गंदी सोच है तुम्हारी यार। मतलब SHG है, सुनो मतलब सोच भी नहीं सकते यार कि कहां तक गिर सकते हो तुम। SHG हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। सारे बच्चे सुनो, SHG पिछले कुछ सालों में एक बहुत अच्छा सोर्स उभर के आया है, निकल के आया है। किस चीज के लिए? माइक्रो फाइनेंस के लिए। माइक्रो फाइनेंस बोले तो छोटे लोन्स होते हैं, ठीक है ना। बोल रहे देयर फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर। इनका फोकस जो एसएचजीज होते हैं, इनका फोकस किस पे होता है? उन रूरल पुअर पे होता है हु हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जिनके पास बिल्कुल भी क्या नहीं है। मतलब ऐसे लोग अगर जो उनको बैंक में ले भी जाए और उनको ये बोला जाए कि भाई साहब पैन कार्ड दिखाने का अपना, तो बोलेंगे भाई ये क्या चीज होती है। उनको बोले कि चलो ठीक है, मैं पैन कार्ड के लिए तो बोला मैंने। ITR तो आज भी बहुत सारे ऐसी जो अच्छी फैमिली है उनको भी नहीं पता है कि ITR के बारे में, कि क्या ITR क्या होता है, ऐसा भी कुछ करके कोई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो कह रहे कि इनका फोकस उन रूरल पुअर पे होता है जिनके पास कोई भी सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल का मतलब है परमानेंट, ठीक है ना, जिनके पास कोई परमानेंट एक्सेस नहीं है किसका? फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का। SHGs प्रमोट स्मॉल सेविंग्स अमंग द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा। SHG किसको प्रमोट करते हैं? स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। किन के बीच में? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा। कुल मिला के अभी देखो, अभी तक इसमें मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे कोऑपरेटिव में चल रहा था ना, ऐसे यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ खासकर कोऑपरेटिव में तो कोई भी हो, सारे बच्चों को पता है कोऑपरेटिव बनाने के लिए कम से कम 10 एडल्ट मेंबर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो, ठीक है ना। अच्छा, इधर क्या होता है? इधर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। SHG बनाने के लिए वो 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तुम बोलोगे ना मन भैया हमें तो पता नहीं पड़ा, तुमने तो अभी बोला है। बेटा जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं तब बताते हैं कि कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है। इधर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एज सच यहाँ पे SHG के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि 10 मेंबर चाहिए। एक तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि उधर कोई भी हो सकता है, इधर खासा जो मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है? महिलाओं का है। किसका है? महिलाओं का। इधर ये तुम देखो, ये आंटी लोग ऐसे किट्टी पार्टी करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। इधर ये पैसे क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपस में देखो, ये जो ना कौन कौन लोग हैं, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर है, और जो आर्टिसंस है, इनके दुख की घड़ी में वो पैसा काम में आ सके। कॉन्सेप्ट प्रेरित है किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से, लेकिन उससे कुछ अलग है। बाद में चल करके बच्चों, जब इनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला सोसाइटी में, और लोगों को खासकर महिलाओं में एक हैबिट डेवलप हो गई जो कि रहती भी है पहले से, उनको सेविंग करने की जो हैबिट रहती है और अपने आदमी के दुख के घड़ी में काम आने की जो यहाँ पे एक मतलब ये कॉन्सेप्ट था, ये जो आइडिया था, इसको बाद में गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। इनको बाद में किससे लिंक कर दिया गया था? बैंकिंग सेक्टर से लिंक कर दिया गया था इन्हें। अब वो देखना कितना अच्छा था, गवर्नमेंट ने बोला बहुत अच्छा था, और हम भी क्या करेंगे, तुम तो करो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट, हम भी तुम्हें क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोऑपरेटिव के जैसा चल रहा है। बिल्कुल बच्चों, कोऑपरेटिव के जैसा चल रहा है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए कि यहाँ पे स्पेशली किसका इन्वॉल्वमेंट था? वीमेन का। और बाकी इसमें जैसे वहां पे जो रिक्वायरमेंट रहती है कि 10 एडल्ट मेंबर चाहिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए, और तुम्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, इधर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, फ्रॉम द पूल्ड मनी, ये कौन सा मनी होता है?
अरे जो वेरी गुड, जो बच्चे आप रिक्रूटमेंट में पढ़ के आइए वही वाला पूल है ना, वहां पे पूल किसका क्रिएट करते थे हम, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का। वेरी गुड, यहाँ पे पूल मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा किस चीज को कर रहे हैं, पैसे को, फ्रॉम द पूल्ड मनी, जो पैसा तुमने क्या किया है, इकट्ठा किया है। क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर, एक ऐसे नहीं कोई राह चलते कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा हमें पैसा दे दो, अरे जो मेंबर्स है, ये सिमिलैरिटी है कोऑपरेटिव में और इसमें सिमिलरिटी है, कोऑपरेटिव वाले भी किसको पैसा देते थे, अपने मेंबर को, ऐसे नहीं कोई भी चल गया हमें पैसा दे दो, ऐसे नहीं देंगे, अपने ही मेंबर को। ये भी किसको देते थे, जो नीडी मेंबर है, जिसको जरूरत है, अपने मेंबर को पैसा देते हैं एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, वो भी किस पे, विच आर टू बी रिपेड इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, जिसको सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में क्या कर सकता है, पे कर सकता है। ये सहूलियत इन्होंने प्रोवाइड करा है। आगे, बाय मई 2019, ध्यान से सुनना, मई 2019 तक नियरली 6 करोड़ वुमेन इन इंडिया हैव बिकम मेंबर्स ऑफ 54 लाख वुमेन एसएचजीज। बहुत बड़ा नंबर है। 6 करोड़ महिलाएं 54 लाख एसएचजीज का पार्ट थी। ये मई 2019 तक का डेटा है, ठीक है ना, जहां पे एक दूसरे को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है ना, उनके दुख की घड़ी में, ठीक है ना। सुनो अब ध्यान सुनो, अब इसमें ट्विस्ट चालू होगा। इस आइडिया को सक्सेसफुल होते हुए देख गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इनको बाकी असिस्टेंस प्रोवाइड कराई और इनकी लिंकिंग कराई बाकी इंस्टीट्यूशन से। देखना ध्यान से सुनना, अबाउट 10 to 15,000 पर एसएचजी एंड अनदर 2.5 lakh पर एसएचजी एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ रिनोवेटिंग फंड to take up self-employment for income generation. Such credit provisions are generally referred to as microcredit programs. नमन भैया कुछ भी समझ में नहीं आया हमें, है ना, आप समझाओ ना एक बारी से। सुनो, कह रहे हैं कि जो एक एसएचजी है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो कितना इकट्ठा कर पाते थे पैसे, 10 से 15,000। तुम्हें लगेगा नमन भैया क्या मजाक कर रहे हो, बेटा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगी अमाउंट ये, लेकिन जो लोगों की एसएचजी में जिनका इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब थी, है ना, इतना पैसा भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। तुम ऐसे उड़ा देते होंगे पैसा इधर, लेकिन इनके लिए इतना पैसा भी बहुत मायने रखता है। कह रहे कि अबाउट 10 to 15,000 पर एसएचजी, इतना तो ये इकट्ठा कर पाते थे। बात समझ में आ रही है आपको। साथ में एंड अनदर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इनको क्या किया, हेल्प करी। एंड अनदर 2.5 लाख पर एसएचजी, एक पूरी एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2.5 लाख रुपए तक किसके तौर पे दिए जा रहे थे, CISF, ये ध्यान रखना नाम, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड के नाम पे दिए जा रहे थे। आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ रिनोवेटिंग फंड टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन। पहले इतना पढ़ो, 10 से 15,000 तो खुद के इकट्ठे हो गए, 2.5 लाख इन्हें बाकी और एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही थी, क्या बोल करके, CISF बोल करके, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, ठीक है ना, ताकि क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट कर, मतलब कोई अपने कोई छोटे 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 बिजनेस खोल सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू कर सके। से यस और नो? हाँ जी। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर्ड टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। इस तरह के जो क्रेडिट प्रोविजंस थे, इस तरह के जो बंदोबस्त थे, उधार के जो बंदोबस्त थे, इनको क्या बोला जाता था बच्चों, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, छोटे छोटे जो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं। SHGs have also helped in the empowerment of women। क्या बोल रहे हैं कि SHG ने हेल्प करी किसको, क्या किसको करने के लिए, किसको एम्पावर करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, जहाँ पे महिलाओं को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया कि हाँ भाई ये भी आकर के क्या करे, पार्टिसिपेट करे। इट इज, सुनो बच्चों, यहाँ पे अब कुछ दिक्कत हुई, यहाँ पे दिक्कत क्यों, ध्यान से सुनना। It is alleged that the loans borrowed are mainly for consumption purposes and negligible for productive purposes। जो SHGs में कमी थी, इनमें ना ये इस तरह के एलिगेशन लगाए गए, क्योंकि इसका भी एक रीजन है। एक रीजन ये है, एक औरत ने दुख की घड़ी में बहुत मिन्नतों के बाद और कहीं कहीं से तो पैसा बचा करके जमा किया है, 10 से 15,000 रुपए इकट्ठे किए है ना, और नालायक ने, उसके आदमी ने क्या किया, वो पैसे को शराब में उड़ा दिए। किस में उड़ा दिए, क्योंकि देखो अदरवाइज नहीं बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लेना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जस्ट, और ये हकीकत है, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जिन महिलाओं का इनमें इन्वॉल्वमेंट हुआ इनिशियली जिन महिलाओं का इनमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये बहुत मतलब एक जो वंचित सेक्शन होता है ना सोसाइटी का, जिनको बहुत ज्यादा क्या बहुत
कम भी नहीं मिला जिनको, ये उस कम्युनिटी से या उस सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी। और इन सोसाइटी में एक सोच चलती है कि आज जितना कमाया उतना उड़ाएंगे, कल का काम जब भी चलेगा जब कल कमाएंगे। समझ में आ रही ना? तो वो महिलाओं ने तो पैसा बहुत करके इकट्ठा किया, और वो जो उसने जरूरत पड़ने पे जो पैसा लिया, उससे जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था, बिजनेस करने के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस, कोई तो यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए ताकि हमारा कोई तो रोजगार चल जाए, है ना, उसमें तो पैसा लग नहीं पाया। वो पैसा जब सामने रखा रहा तो उसको कैपिटल पर्पस में ना लगा करके कंजप्शन पर्पस में लगा दिया। सारे बच्चों को पता है जब आप बोरोइंग लेकर के गवर्नमेंट बजट में पढ़ जाते हैं, वहां तो गवर्नमेंट के लेवल से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट भी इस तरह की बदतमीजी कभी कभी करती है, ठीक है ना। जब आप बोरोइंग लेकर के यानी कि कैपिटल रिसीट से कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, इससे बुरी तुम्हारी जिंदगी में कोई सिचुएशन हो नहीं सकती कि जहां पे तुमने ब्याज पे पैसा ले लिया, तुम्हें उसका क्या भी चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है, साला तुमने वो पैसे किस में उड़ा दिया, सारा कंजप्शन पर्पस में, जहां से तुम्हें इनकम जनरेट होनी थी, उल्टा उसका ब्याज भरना पड़ रहा है, उससे कुछ जनरेट हुआ नहीं। तो ऐसा हुआ कि इनकी फैमिलीज में जो मेंबर थे उन्होंने कंजप्शन पर्पस में, और मेनली देखो इधर तो लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, शराब में उड़ा दिया पैसा, जुए में पैसा उड़ा दिया, ठीक है ना, उधर सट्टा खेल के आए लोग, ऐसा रहता है, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज, ये दिक्कत थी यहाँ पे। वंस अगेन इट इज, सुनो ना, इट इज एलिज दैट द लोन्स बोरोड आर मेनली फॉर कंजप्शन पर्पस। ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया एसएचजीज के ऊपर कि यहाँ पे जो लोन लेते हैं वो किसके लिए, लोन तो ले लिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उसको यूज किया किसके लिए, कंजप्शन पर्पस के लिए, एंड नेग्लिजिबल फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। और जिस पर्पस के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया था, वो यहाँ पे पर्पस पूरा नहीं हो पाया। बच्चों आज की क्लास तो एक बेस थी जहां पे हमने इंट्रोडक्शन देखा, रूरल डेवलपमेंट देखा, उसकी प्रोसेस कैसे होती है रूरल डेवलपमेंट की, वो देखी हमने, और एक टॉपिक देखा रूरल क्रेडिट और उसके सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है ना। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करूं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कितने थे बच्चों, सुनो भाई, पहले 4 थे, कौन कौन, मनी लेंडर्स, हाँ जी, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, और रिच लैंडलॉर्ड, 4 हो गए। नेक्स्ट है बच्चों, फिर हमने क्या देखा, ये इधर देखे कौन, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल में कितने हैं, 7 है। पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है ना। दूसरा हाँ लैंड डेवलपमेंट बैंक, वेरी गुड, एंड द थर्ड वन इज रीजनल रूरल बैंक, कौन से बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एंड द फोर्थ वन इज कमर्शियल क्रेडिट, यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक की हमने बात करी। चौथा, पांचवा नाबार्ड, NABARD, ठीक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, 5 हो गए। छठा क्या है, हाँ जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छठा नहीं, एक और छूट गया ना बीच में, कौन छूटा, कौन, हाँ गवर्नमेंट रह गई, एक गवर्नमेंट रह गई, जो गवर्नमेंट 6% पे चकावी लोन देती है। से सुनो वंस अगेन बच्चों, पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट, दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, तीसरा वेरी गुड रीजनल रूरल बैंक, चौथा गवर्नमेंट, पांचवा कमर्शियल बैंकिंग या कमर्शियल क्रेडिट आप बोल सकते हो, छठा नाबार्ड, और सातवां एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। कल की क्लास बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट होगी। कल की क्लास में आपको और कुछ चीजें ऐसी पता चलेगी जो प्रॉब्लम से किसमें, रूरल क्रेडिट सिस्टम में, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग आज की क्लास में, जैसे कि बोल रहा हूँ कि आज की क्लास में तो हमने बेस तैयार किया है, कल की क्लास में आपको और जो प्रॉब्लम्स थी, है ना, तुम बोलोगे भाई लोग कैसे कैसे गेम खेलते थे, है ना। देखो पैसा जब होता ना इंसान के पास, तो पैसों से गेम खेला जा सकता है, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग स्कैम कर देते हैं, है ना। तो रूरल एरियाज में किस किस तरह के स्कैम्स हुए उसको इस टॉपिक में देखेंगे हम, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। बच्चों ये टॉपिक कोई नया नहीं है, मतलब पुराना इन द सेंस कि ये आप इसके हेडिंग का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि इस तरह का टॉपिक मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ा गया है आपको, मतलब आइडिया अलग अलग है, बेस क्या है, अप्रेजल तो वहां पे भी किया ना हमने, अप्रेजल के लिए बोल रहा हूं मैं, अप्रेजल में मतलब एवैल्यूएशन किया, क्या किया, ये क्या लिखा है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। अब हम कल ये चेक करेंगे कि वाकई में जो मकसद था किसका,
रूरल बैंकिंग का, रूरल क्रेडिट का वो मकसद अचीव हो पाया या नहीं हो पाया, ये टॉपिक है। और इसी सस्पेंस के साथ आज की क्लास को रैप करता हूँ। और कल 7:15 से लेकर के 9 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। 7:15 से 8:15 बिजनेस की और 8:15 से लगभग 9 बजे तक इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।